मैं सुमेर सिंह राजावत, ग्राम पोस्ट भनकपुरा, तहसील टोडा भीम, जिला करौली, राजस्थान, जो मेहंदीपुर बालाजी के पास है, का रहने वाला हूँ। 2015-16 में बहुत सुंदर। बहुत। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को विशेष प्यार। सबसे पहले मैं प्रशांत जी और अंतरंग योगी जी को विशेष बधाई दूंगा कि मुझे इस उन्होंने इस योग समझ के इस ग्रुप से जोड़ा, और अब शेख जी ने मुझे ये बोलने का मौका दिया। साथ ही एक जसवीर जी गुजर हैं जो व्याख्याता हैं कृषि में, उनका मुझे सदैव मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, वो विशेष बधाई के पात्र हैं। एक बार मैं डॉक्टर सुबोध चंद जी शर्मा साहब के साथ, जो एचएस जयपुर के राजगुरु भी हैं और स्ट्रक्चरल डिजाइन में पीएचडी हैं, उनके साथ मुझे मथुरा जाने का जय गुरुदेव बाबा के यहाँ मौका मिला। जब मैं रास्ते में गायों को देखा तो गायों की स्थिति विचित्र थी। वहां देखा, वहां भी विदेशी गोवंश ज्यादा बंधा हुआ था। उस समय तक मैं ये नहीं जानता था कि गाय कहते किसको हैं। उससे पहले अपन डीकम्पोजर पर कुछ खेती का काम करते थे। कुछ समय का इस तरह का चक्र घूमा कि मैंने आते ही वो गाय ये सोच के गायों की सेवा करनी है और वॉलंटियर रिटायरमेंट अप्लाई कर दिया। मेरा वॉलंटियर रिटायरमेंट एक दफे में स्वीकृत नहीं हुआ। दूसरी बार में मेरा वॉलंटियर रिटायरमेंट जब मैंने सबको समझाया तो उनके समझ में आ गया कि मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट मेरा स्वीकृत हो गया। उसी समय मुझे खाटू श्याम जी एक कैंप में सुभाष पालेकर साहब ने लगाया हुआ था, जिस कैंप को अटेंड करने का मौका मिला, जिससे मैं गाय और किसान दोनों के साथ जुड़ गया। और मैंने सुभाष पालेकर साहब की पद्धति पर कंटिन्यू 5 साल काम किया। दुर्भाग्य ये था कि हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और एक साथ टेम्परेचर कम हो जाता है। उसकी वजह पीएच बहुत ज्यादा था, मैं ये भी नहीं जानता था पीएच कहते किसको है। कार्बन भी कम था, और मैं 5 साल तक जो प्रोग्रेस आनी थी वो नहीं आई। उसके बाद मैंने विभिन्न पद्धति, गोकृपा अमृतम हो, टीसीबीटी हो, कोटा वालों की एक पद्धति है, उस पद्धति पर, विभिन्न पद्धतियों पर थोड़ा थोड़ा काम करके, एक अलग तरह से थोड़ा थोड़ा काम करके कार्य प्रारंभ किया। एक बार मेरी अंग्रेजों के साथ एक मीटिंग हुई, जिसमें एक दीप्ति अग्रवाल मैडम है जिनके पास 400 देसी गोवंश है। उस 400 देसी गोवंश है तो उन्होंने एक मीटिंग करवाई, जिस मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि एनवायरमेंट का कार्बन धरती में कैसे आ सकता है। आज जो सबसे ज्यादा डिजीज डेवलप हो रही है, वो डिजीज इसलिए डेवलप हो रही है कि धरती का कार्बन एनवायरमेंट में आ गया है। अब एनवायरमेंट का कार्बन सिर्फ गौ माता ही ऐसी है, भले ही वो घन जीवामृत के रूप में जाए, भले ही वो आपका गोकृपा अमृतम से देसी गाय के गोबर को डिकम्पोज करके खेतों में डाला जाए, तो ही एनवायरमेंट का कार्बन जीवामृत की फॉर्म में डेवलप करें, तो ही एनवायरमेंट का कार्बन धरती में जाएगा, जिससे विभिन्न तरह के लाभ प्राप्त होंगे। हमने खेती करते करते कामधेनु आयोग ने एक चिप बनाई है, जिस चिप को मोबाइल में लगाने से मोबाइल के रेडिएशन कम हो जाते हैं। उस मोबाइल के रेडिएशन कम हो जाते हैं, ऐसा कामधेनु आयोग वालों का कहना था। हमने उसी प्रक्रिया पर काम करते करते अपने खेतों में, पूरी जमीन में फल फूल पत्ती खरपतवार प्रत्येक आइटम को उठाने पर पाया कि मोबाइल के रेडिएशन को वो कम कर देते हैं। बगल के जो केमिकल की खेती हो रही है, उसकी अगर मिट्टी उठाएं, अपनी मिट्टी उठाएं, तो सीधा हाथ, वैद्य राजेश कपूर साहब की एक विधि है, जिस विधि से करने से सीधा ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये केमिकल की है और ये गाय गाय के गो आधारित प्राकृतिक खेती है। वैद्य राजेश कपूर साहब ने कहा है, समझदार केंचुए ना समझ वैज्ञानिक। उनका कहना यह था कि हम जो विदेशी केंचुओं पर जो काम कर रहे हैं, वो देश का दुर्भाग्य है। तो इस देश का यह भी दुर्भाग्य है कि गाय के साथ हमें देसी गाय लगाना पड़ा। पहले जब मैंने ये चीज, मेरा एक बच्चा भाई का डॉक्टर है, जब मैंने उनको ये विधि से बताया कि देखो रेडिएशन इसके मोबाइल के कम हो जाते हैं, अपने का हेलो, क्या फरमा रहे हैं सब? हेलो, किसी साथी की तरफ से डिस्टरबेंस था। जी। हुकुम हुकुम हुकुम। जी। तो मैंने जब उनको अपने प्रयोग करके बताए तो वो डॉक्टर बच्चा कहने लगा, बाबूजी इस तरह का तो हो ही नहीं सकता। उसके तुरंत बाद उसी तरह के फॉर्म में
रामदेव बाबा का एक वीडियो जारी हो गया। जब रामदेव बाबा का वीडियो जारी हुआ, वो वीडियो मैंने सबको भेजा, क्योंकि छोटा आदमी कोई काम करता है तो उसको वेट नहीं मिलता। जैसे ही रामदेव बाबा ने उसी तकनीकी का एक वीडियो जारी किया, तो सबने ये कहा कि वास्तव में बाबूजी जो कहते थे वो सही है। मैंने जिस दिन काम स्टार्ट किया था, उस दिन लोगों ने मुझे पागल घोषित किया था। आज खेतों में अगर बच्चे खेलते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये आदमी तांत्रिक है। एक बार मैं और जसवीर जी गुजर अपने आइटमों की औरा जांच कराने के लिए चले गए, तो हमने उनकी 2100 रुपये फीस थी। हमने सोचा कि इनसे औरा जांच करा लेते हैं, 2100 रुपये फीस दे देंगे। हम हमारे आइटम लेके गए, उन आइटमों की जब औरा जांच की, और उन्होंने, पंडित जी ने खुद के आइटम जब मंगाए, तो उनके औरा में कुछ रिजल्ट नहीं आए, और अपने औरा में 360 डिग्री पर उनके मीटर घूम गए। तो उन्होंने ये माना और हमसे 2100 रुपये फीस लेने से भी मना कर दिया। अपने ओरा के रिजल्ट 100% अच्छे रहे, लेकिन ओरा के रिजल्ट में एक सबसे बड़ी बात ये, हम एक घाट लेके गए थे, जौ के ऊपर का छिलका अगर हटा दिया जाए तो हम उसको घाट कहते हैं, उसको घाट कहते हैं। उसमें रिजल्ट कम आए, चूंकि ऊपर की सरफेस उसकी हट चुकी थी। गौ आधारित प्राकृतिक खेती के लिए हमारे पास गोमूत्र कलेक्शन से लेके उसके लिक्विड को घोलने तक की 80% तक ऑटो व्यवस्था हमने कर रखी है। चाहे हमें गोकृपा अमृतम पर खेती करनी हो, चाहे सुभाष जी पालेकर साहब की पद्धति पर काम करना हो, चाहे टीसीबीटी की पद्धति पे काम करना हो, चाहे कोटा वालों की पद्धति पे काम करना हो, हम थोड़ा थोड़ा सब पर काम करके देखा। सबकी अपनी मेरिट है और सबकी अपनी डीमेरिट है। चूंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर एक साथ बहुत ज्यादा रहता है, ठंडक भी बहुत ज्यादा पड़ती है, ऐसी स्थिति में पीएच बहुत ज्यादा है, कार्बन कम है, आच्छादन की कोई हमारे पास व्यवस्था नहीं है, इसलिए सुभाष पालेकर साहब की पद्धति के परिणाम हमें अच्छे प्राप्त नहीं हुए। लेकिन गोकृपा अमृतम के, मैं इस कार्यक्रम के बाद गोकृपा कृपा अमृतम का सारे जो भी स्टेप्स हैं, सारे स्टेप्स में आपको इसमें डाल दूंगा। जो कोई कम खेती वाले हैं तो वो गोकृपा अमृतम से खेती कर सकते हैं, उसके सारे स्टेप्स आपको मैं डाल दूंगा। जहां तक लाभ का सवाल है, इससे पंच महाभूत डेवलप होते हैं। पंच महाभूत का मतलब है भैसे भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर। ये पांचों का अपने आप में बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण जो भी आप पैदा करते हो वो स्वादिष्ट व्यंजन तैयार होते हैं। आपकी हेल्थ की अच्छी बनती है, जिससे बीमारियां नहीं आती हैं। आपका वाटर टेबल बढ़ना चालू हो जाता है, पीएच कंट्रोल होता है, देसी देसी केंचुओं से भूमि उपजाऊ बनती है, जमीन का कार्बन बढ़ जाता है। अग्निहोत्र से के टाइम करने से लंपी और कोरोना जैसी भयंकर बीमारी भी अपने आप आई नहीं। ये एक बड़ी खुशी की बात थी। कृषि पर आधारित आयुर्वेदिक जो चीजें पैदा होती है, केमिकल के कारण आपके उनके रिजल्ट अच्छे प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अगर कृषि पर आधारित, जैसे यवक क्षार है, मूली का क्षार है, ग्रीन ब्लड है, ऐसी पंचगव्य है, जिसके बारे में प्रशांत जी मेरे से ज्यादा बचा पाएंगे। मेरे यहाँ वैद्य लोग आते हैं, इस तरह के यवक क्षार, मूली का क्षार, पंचगव्य जैसी चीजें बना के लेके जाते हैं। मुझे इतना ही कहना है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो जसवीर जी, आपको जसवीर जी जुड़े हुए हैं क्या? हाँ हेलो। जी, जुड़े हुए हैं सर। हाँ, जसवीर जी आगे आप बताइए। नहीं, जो भी जैसे साहब ने बताया है कि गोकृपा अमृतम का हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आपने ऋषि कृषि को लेकर चर्चा की है। ऋषि कृषि में हम देखते हैं जैसे जैविक खेती, नेचुरल फार्मिंग हम जो भी करने जा रहे हैं, उसमें आप गंध चिकित्सा का बहुत ज्यादा यूज किया गया है। क्योंकि जब आप अग्निहोत्र कर रहे हैं तो उससे जो रेडिएशन जिस जगह निकलती हैं, वहाँ के पर्यावरण से लगा के भूमि, मतलब जितने भी अपने 5 एलिमेंट्स हैं, पांचों जो पंच महाभूत हैं, उनको वहाँ बहुत अच्छे मात्रा में इंक्रेज करते हैं। और जब जिस जगह का वातावरण ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि जो भी हमारी यह खेती हो रही है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हिसाब से हो रही है। हमारे जितने भी हमारे पूरे फार्म का यदि आप जहाँ भी जांच करोगे तो सभी प्रकार के जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं। चाहे नाइट्रोजन को डेवलप करने वाला जीवाणु हो,
चाहे फास्फोरस का, चाहे या किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को डेवलप करने वाला जीवाणु हो। क्योंकि जो भी खेती की जा रही है वो पूरी जीवाणु के आधार पे की जा रही है। क्योंकि जब जिस जगह जैसे सुमेर जी ने बताया था आपको कि जब देसी गोमाता का हम प्रयोग कर रहे हैं, और देसी गोमाता के गाय जो गोबर है, काऊ डंग, और जो काऊ यूरिन है, उनको जब हम यूज कर रहे हैं, तो उससे हमारे जो खेतों में कार्बन से लगा करके, चाहे पीएच की बात करें, चाहे हम किसी भी जीवाणु की बात करें, उससे सभी बढ़ा है उन्होंने। से जब जीवाणु बढ़ेंगे और जीवाणु जब कार्य करेंगे, तो हमको किसी प्रकार के ऊपर से अलग से एलिमेंट, चाहे केमिकल में हो या नेचुरल में, अलग से डालने की आवश्यकता नहीं होती है। और भी यदि इसी के बारे में कोई और चर्चाओं की बात करनी है विशेष, अब जैसे हमारे यहाँ फार्म पे जो भी जी जी जसवीर जी, आप जारी रखिए। जी, नहीं, विशेष जिस चीज पे जैसे हम लीडरशिप लैब में बात कर रहे हैं, तो हमको विशेष किस चीज पे चर्चाएं, जैसे आप किसी भी यदि देखिए, क्वेश्चन। आज का विषय है गौ आधारित प्राकृतिक खेती। तो जी इसमें जो भी विषय निकल के आ रहे हैं, चाहे वो मोबाइल का रेडिएशन कम होता है, या ऋषि कृषि की बात हो रही है, या अन्य विषयों की बात हो रही है, तो जो भी आप विषय ले रहे हैं उसको थोड़ा विस्तार से बताइए। जैसे ऋषि कृषि है, क्या है ये, थोड़ा सा इसको इसके बारे में बताइए। गौ कृपा अमृतम क्या है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, मेरा अच्छा ये अच्छा, आग्रह है। पूरा। जी जी, देखो, गो हम पहले पहले यदि बात बताया है गो कृपा अमृतम की, जैसे ही हम बात करते हैं, तो गोपाल भाई सुतारिया जी हैं गुजरात से। उन्होंने गाय के गोबर से लगभग 108 एलिमेंट्स को अलग करके, जैसे हमारा वेस्ट डीकम्पोजर आया था डॉक्टर चंद्रकांतन जी वाला, तो ऐसे कैसे ही उसका एक हैवी रूप में निकाल करके गो कृपा अमृतम को लिक्विड रूप में निकाला गया। और उनमें से जो एलिमेंट को निकाल करके, जिनके पास में देसी गाय है, वो देसी गाय की इसमें 2 लीटर छाछ को अनिवार्य किया गया था कि जब भी आप गोकर्म अमृतम बनाने जा रहे हैं, तो 2 लीटर छाछ की आपको आवश्यकता पड़ेगी एक बार में। जैसे हम छाछ बनाते हैं, उसमें जामुन की आवश्यकता होती है। जैसे स्टार्टर डाला जाता है, दूध को गर्म करके नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके जैसे जामुन डालते थे, तो स्टार्टर के रूप में अगले बार में दूसरे दिन दही तैयार हो जाता है, कस्टर्ड। ऐसे कैसे ही, इसी तरीका से हम गोकपा अमृत एक बार जिस गांव में आ गया, या जिस कृषक के पास में एक बार आ जाता है, तो उसको दोबारा से लाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप एक बार गोकपा अमृतम को लेके आए, 7 दिन में इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, इसमें वही बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया जैसे ही डेवलप होते हैं, आगे दोबारा से कर सकते हैं। इसके लिए आपको 200 लीटर का एक पानी का ड्रम लेना पड़ता है। उसमें पानी भर लिया आपने, 200 लीटर में से थोड़ा सा खाली करते हुए 180 लीटर के आसपास में आपने पानी भर दिया, और 1 से 2 लीटर इसमें गोकपमतम डाल दिया, 2 केजी गुड़ डाल दिया, देसी गुड़, और 2 लीटर गाय की छाछ डाल दी। इसमें एरोबिक कंडीशन के जितने भी बैक्टीरिया हैं, जिनको हम वायवीय विधि से तैयार करने वाले बैक्टीरिया कहते हैं, तो इसको आप क्लॉक वाइज इसको 7 दिन तक सुबह शाम हिलाते रहते हैं। जिनके पास में ऑटो, जैसे हमारे सुमेर जी के पास में ऑटो व्यवस्था कर रखी है, बार बार में घुमाते नहीं है, तो इनमें छोटी मोटर लगा रखी है, उससे जो एक्वेरियम वाली मोटर आती है, उससे चला देते हैं बार बार में। एक बार बटन दबा देते हैं सुबह शाम में 2-5 मिनट के लिए, तो उसमें वायु का संचार हो जाता है। ऐसे ही 7 दिन तक ये तैयार हो जाता है। 7 दिन बाद में इसका आप स्प्रे के रूप में यूज कर सकते हैं, अलग अलग रेशियो से। आप पानी के साथ में सीधा चला सकते हैं। जैसे छोटे पौधे हैं, तो उसमें कुछ अनुपात में पानी मिला करके, जैसे हमको यदि स्प्रे करना है, तो 16 लीटर की टंकी जो आती है स्प्रे वाली, गमलों में यदि करना है, तो उसके आधार पर आप कम मात्रा में लेते हुए इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि हम बात करें कि इसको खेती में और चलाना है, तो आप खेती में भी पानी के साथ में चला सकते हैं। तो इससे क्या है, एक तो आपके बैक्टीरियाओं की जितनी भी पूर्ति है, क्योंकि जमीन में जितने बैक्टीरिया जा चुके हैं, वो बैक्टीरिया इसके द्वारा अच्छी तरीके से फायदा करते हैं। अब बैक्टीरिया ग्रोथ करते रहेंगे। जब आपके खेत में गोबर पड़ा हुआ है, तो गोबर को डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरियाओं की जब बात आएगी, चाहे हम पैसिलोमाइस की बात करें, चाहे राइजोबियम की बात करें हैं, चाहे पीएसबी की बात करते हैं, जितने भी बैक्टीरियाज हैं,
उन बैक्टीरियाओं की जब हम बात करते हैं तो सभी बैक्टीरिया इसमें उपलब्ध रहते हैं और उन बैक्टीरियाओं के द्वारा ही हम गोकर्पामृतम से खेती को और अच्छा बेस्ट बना सकते हैं। ऐसे ही गोकर्पामृतम के बारे में थोड़ी-सी आपको मैंने ब्रीफ में भी जानकारी दी और विशेष और भी यदि कोई जिन भाइयों को गोकर्पामृतम की राजस्थान के अंदर में कभी जानकारी होती है, तो हम दोबारा से हमारे पास में जैसे किसान ने 200 लीटर बनाया था, तो उसमें से फिर 2-5 लीटर अपने ड्रम में रखे, फिर दोबारा से पानी डाले 7 दिन बाद में, वही 2 किलो गुड़ डाले और छाछ डाले, उससे दोबारा तैयार हो सकता है। ऐसे आपके पास में जो मिनिमम का स्टार्टर है, वो बचा रहेगा। कोकोपा को 2 से 5 लीटर आप बचा के रखिए हमेशा। जब आपके पास में ड्रम बन रहा है, तो आप 10 लीटर तक बचा सकते हैं। तो आप जैसे हर बार यदि मल्टीप्लिकेशन करते जाओगे, तो इसमें ऐसा कोई हमने देखा है, कोई कलरलेस ज़रूर होता रहता है, थोड़ा खुशबू में फ़र्क पड़ता है। समय के हिसाब से चेंज जैसे सर्दियों में र गर्मियों में यदि हम कलर को देखते हैं इसका, तो कलर थोड़ा चेंजिंग होता है। बाकी इसके रिज़ल्ट में कोई कमी नहीं आई है। हमने इसके रिज़ल्ट लेके देखे हैं, पीएच में भी इसको देखा है और ब अपने देसी खाद को हमने डिकम्पोज़ भी करके देखा है। देसी खाद को लगभग 60 दिन में अच्छी प्रकार से डिकम्पोज़ ये कर देता है। जैसे केंचुए वाली खाद तैयार होती है, ऐसी कैसी खाद बन जाती है। तो आप खाद को भी डिकम्पोज़ करके डाल सकते हैं इससे। जैसे दूर यदि जब खेत है हमारे, तो किसानों के पास में जब प्रैक्टिकल रूप में करते हैं, तो काफ़ी किसानों के पास परेशानी आती है। जो किसान जी। लेफ्ट लेके यू टर्न लेना है, लेफ्ट लेके यहीं पर से यू टर्न लेना, ये जो गाड़ी लखनऊ लखनऊ इसके पीछे इधर। हाँ हाँ यू टर्न, ठीक है ठीक है चलिए। यांनी इथं कार्यक्रम ठेवलाय वाढदिवसाचा. शीट निघाली. आता आम्ही कार्यक्रमासाठी चाललोय. चला. ओके ओके ओके. सीधे पुल पर लीजिएगा है ऊपर। आवाज नहीं आ रही है? आवाज जी, आवाज़ आ रही है? सीधे सीधे अब आ हाँ रही है जी, जसवीर जी, बोलो। जी। हाँ जी, आ रही है, अब आ रही है। हाँ, ऐसे ही हमने गोकर्पामृतम की जो चर्चाएँ की थी, उसके बाद में हम जैसे ऋषि कृषि की बात कर रहे थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ऋषि कृषि में हमारे लिए रहता है, जो हम अग्निहोत्र करते हैं। क्योंकि अभी इसी पद्धति पर ऋषि कृषि में डॉक्टर फूफा की जी यदि हम बात करते हैं जापान की, अ, तो वहाँ अभी ऋषि कृषि पर बहुत अच्छा काम चल रहा है। वैसे पूरी बात की जाए तो वही देसी खेती है, नेचुरल फार्मिंग है, चाहे जैविक खेती बात करते हैं, अलग-अलग जगह नाम इसके अलग-अलग कर दिए हैं, बायोडायनेमिक खेती करते हैं, चाहे ऋषि कृषि। ऋषि कृषि में हमको क्या है वो पुरानी पद्धति जिसमें हमने सबसे पहले बताया था आपको गंध चिकित्सा। गंध चिकित्सा में मतलब जो हमारे बुजुर्ग लोग एक तरीक़ा से धूप दिया करते थे, चाहे हम फ्यूमिगेशन की बात करते हैं वर्तमान की पद्धति में, तो ये जो गंध चिकित्सा की जाती थी उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। तो ऋषि कृषि जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमारी ज़मीन में हमको अग्निहोत्र अनिवार्य है और अग्निहोत्र करने के लिए क्योंकि एक फिक्स जैसे हम भोपाल की बात करते हैं, माधव आश्रम भोपाल, तो वहाँ से इस अग्निहोत्र का विकास हुआ था अच्छी तरीक़ा से। माधव जी ने किया था। तो अग्निहोत्र पे वहाँ विशेष इस पे हमने चर्चाएँ उनकी भी सुनी है, हमने अग्निहोत्र का काफ़ी प्रयोग किया है। क्योंकि अग्निहोत्र को जब आप खेत में करते हैं तो तीनों तरीक़ा से, चाहे आप वायु के द्वारा भी आपके वहाँ पंचतत्व को स्थापित कर रहे हैं, जब आपके पास में अग्निहोत्र से जो अग्निहोत्र भस्म तैयार कर रही है, तो उसका आप यदि खेती में ऊर्जा जल बना कर के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे भी आपकी जो भूमि है, उसमें पंचमहाभूत स्थापित किए जा रहे हैं।
वातावरण में भी हो रहे हैं और आपकी जमीन में भी हो रहे हैं। क्योंकि हमने इसका जब अग्निहोत्र से गंध चिकित्सा करके देखा, जब हम वृक्षायुर्वेद को इसमें हमने जोड़ के देखा है, वृक्षायुर्वेद के अध्ययन किया है, तो वृक्षायुर्वेद से ये मालूम चला है कि हमारे ऋषि थे पुराने टाइम में, वो जो गंध चिकित्सा करते थे, क्योंकि हमारी इंसेक्ट व्यवस्था को हम जब देखते हैं, कीटों को जब हम देखते हैं, तो कीटों का एक विशेष टाइम होता है। जैसे हम एकादशी से और अमावस्या तक यदि कीटों को जब हमने देखा है काफी बार से, तो एकादशी से और आपकी अमावस्या तक कीटों का विकास बहुत ज्यादा स्पीड से होता है। और हम जब गंध चिकित्सा करते हैं, गंध चिकित्सा जब खेत में हम करते हैं, मतलब जो धूप चिकित्सा, ये हमारे जो पुराने टाइम में हम घरों में हमारे बुजुर्ग माता पिता बताते थे, देख हम धूप देते थे, तो एक तरीका से हम उस समय जब गंध चिकित्सा हमारे खेतों में करते हैं, तो हम तो जो कीटों का जो लाइफ साइकिल है, उसको हम थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं। उससे लाइफ साइकिल थोड़ा सा चेंजिंग करने से जो कीटों का आक्रमण हमारे फार्म पे होने वाला था, वो कम हो जाता है। तो ऋषि कृषि में ये महत्वपूर्ण देखा है गंध चिकित्सा के द्वारा। और गंध चिकित्सा करने के लिए हमने अलग अलग तरीका के धूप है, धूप में हमने लोहवाण से लगा करके सभी प्रकार की धूपों का इस्तेमाल कर रखा है, जिसमें देसी गाय के गोबर के जो कंडे हैं, उनका विशेष इस्तेमाल किया जाता है। लेफ्ट मारना है। हाँ, और जो अग्निहोत्र की बात हम कर रहे थे, अग्निहोत्र का जो सुबह से और एक सुबह जैसे हम करते हैं और शाम को करते हैं, तो इसका एक टाइम फिक्स होता है। हर जगह की लोकेशन के हिसाब से हम इसको अग्निहोत्र, 2-3 ऐप आते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, अग्निहोत्र बड़ी है, अग्निहोत्र टाइम है। तो इन ऐप के द्वारा जिस लोकेशन पे कर रहे हैं, तो उसके 1-2 मंत्र होते हैं सुबह में और शाम में। थोड़ा सा देसी गाय का घी लिया जाता है, देसी गाय के कंडे लिए जाते हैं, और विशेष आकार का इसका जो कॉपर का बना हुआ पात्र होता है। हमने इसमें रेडिएशन को जब चेक किया कॉपर के पात्र में, क्योंकि जब 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 सूर्य की तरंगें और चंद्रमा की तरंगें जब निकलती हैं, और वो जब हम भूमि में स्थापित करते हैं जिस जगह से, तो वो नॉन डिस्टर्ब हुए अच्छी तरीका से उस फार्म में वहाँ के जो पंच तत्व हैं उसको अच्छी तरीका से स्थापित की जाती है। ज्यादा बड़ा खर्चा भी नहीं होता है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसमें। आपके लगभग 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है, और बाकी करने में तो आपको 5 मिनट ही लगेंगे। क्योंकि जब भी हमने पंचतत्व इसको जब विशेष काफी लोगों की वीडियोज भी हैं, और बाकी हम जब करते हैं उसकी अलग से आपको पीडीएफ भी डाल देंगे। जब भी हम अग्निहोत्र कर रहे हैं सुबह, तो गाय के कंडों को इस तरीका से रेक्टेंगल के हिसाब से जमाया जाता है उसमें। अ, अग्निहोत्र का जो पात्र होता है, मिट्टी का भी पात्र आते हैं पुराने टाइम के, बाकी कॉपर के पात्र के अच्छे हमने रिजल्ट देखे हैं। आप करें, और उसमें थोड़ी सी मात्रा में 10 से 15 दाने जो देसी चावल होता है उसको लिया जाता है, और 2 से 4 बूंद देसी गाय का घी इस्तेमाल किया जाता है। और मंत्रों के साथ साथ में 2 आहुतियां सुबह और 2 आहुतियां शाम को दी जाती हैं। और जब जो सुबह की जो अग्निहोत्र भस्म तैयार होती है, उसको शाम तक रख लेते हैं, और शाम वाली को पूरी रात में। तो रात को चंद्रमा की जो तरंगे हैं वो उसमें स्थापित हो जाती हैं, और दिन में जो भी जितनी भी तरंगे आपकी सूर्य की हैं, वो उस जगह स्थापित हो जाती है। ऐसा करने से हम लगातार जब जिस जगह अग्निहोत्र कर रहे हैं, तो अग्निहोत्र का ऋषि कृषि के हिसाब से हम देखते हैं, तो वहाँ बहुत बड़ा इस्तेमाल हो जाता है। और जब हम कोई भी खेत है और उसमें हम इस अग्निहोत्र भस्म से ऊर्जा जल बना करके डालते हैं, जैसे अग्निहोत्र भस्म में जितना ले रखा है, और उसके साथ में हम थोड़ा सा फिटकरी डाल करके पानी में 24 घंटे के लिए रख के, और यदि हम खेत में इस्तेमाल करते हैं, या हम हमारे खुद के शरीर पे भी इस्तेमाल करते हैं, तो खेत में भी हमने देखा है वहाँ भी पीएच कंट्रोल हुआ है इससे। और वहाँ का जो पॉजिटिव रेज है उसमें जितने भी आपके नॉर्मल हानिकारक जितने भी माइक्रो बैक्टीरियाज थे, वो खत्म हुए हैं, और आपके जो पॉजिटिव रेज वाले जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनकी ग्रोथ हुई है। फिर इसके बाद में हमने इसमें गोकर्पमृतम चलाया है। तो ऋषि कृषि में गाय का स्थिर स्थान, चाहे गोकर्पमृतम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको देसी गाय चाहिए, ऋषि कृषि कर रहे हैं उसमें भी देसी गाय चाहिए, और गोधारित कृषि कर रहे हैं उसमें भी आपको देसी गाय चाहिए। क्योंकि इसमें पूरा जब हम निकाल करके देखते हैं, तो गाय सर्वोपरि आ रही है। मतलब बिना गाय के आप यदि कोई खेती की आवश्यकता करते हैं, तो निश्चित है। हमने गाय पे काफी बड़े प्रैक्टिकल करके देखे थे। हमने गाय के गोबर को और भैंस के गोबर को दोनों में काफी अंतर करके देखा। क्योंकि हम एक बार चल रहे थे तो हमने देखा कि एक रोड पे जो अपना जो रोड
गिट्टी वाला होता है जिसमें डामर हुई होती है, और उस पे हमने एक बार गाय के गोबर को देखा और उसको हटा के देखा, तो गाय के गोबर जब 24 घंटे जिस जगह रह गया था तो उसमें जगह जगह बारीक छेद हो चुके थे। बाकी भैंस के गोबर से भी ऐसा देखा है, पर भैंस के गोबर में इतनी मात्रा में छेद नहीं हो पाते जितनी गाय का गोबर आपकी उस सड़क में भी छेद कर देता है। इसका मतलब वहां भी माइक्रो बैक्टीरिया की संख्या, जो सूक्ष्म जीवाणु है, जो अति सूक्ष्म जीवाणु है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में गाय के गोबर में होती है। तो इसलिए जो बुजुर्ग बताते थे कि साहब इतने 33 करोड़ 24 करोड़ जितने देवी देवता इसमें गाय के गोबर में निवास करते हैं या गाय के शरीर में निवास करते हैं, तो इससे ये मालूम होता है कि गाय एक इसका पूरा केंद्र बिंदु है। और गाय में भी हम क्योंकि साहब ने अभी सुमेर जी ने थोड़े से पहले बताया था कि देसी गाय है तो ही आपका काम बन सकता है। बाकी हमने विदेशी गायों पे भी ये देखा है, तो विदेशी गायों के गोबर में वो तत्व नहीं इतना, मतलब यदि हम साइंटिफिक रूप से देखें तो वो तत्वों की विद्यमानता देखें कि यार गोबर, दोनों का गोबर और इनके गोबर में, क्योंकि ऋषियों ने पहले ही गाय के गोबर को गोबर बोला है, जहाँ गोबर मतलब गोबर है, मतलब जहाँ गाय का वरदान है, एक तरीका से वरदान स्थापित करते हुए गया है। क्योंकि हमने अभी हमारे काफी ऋषियों की चर्चाओं को जो हम पढ़ते हैं और वर्तमान में देखते हैं और खुद के इस्तेमाल जब करते हैं, क्योंकि जब हमने अभी वैदिक रूम बनाए हैं और उनमें ये जो हमने प्रयोग किया, वैदिक रूम में भी हमने एंटी रेडिएशन को चेक किया है। हमने जो कमरा बनाया था उसका जो पूरे गाय के गोबर से ईंटें भी आजकल बनाई जा रही हैं, क्योंकि हमारे पुराने जमाने में तो लोग देसी मिट्टी से बना करके गाय के गोबर से लिपाई कर देते थे एक तरीका से, और लिपाई करके जब उसका इस्तेमाल करते थे तो बहुत शांति रहती थी और अच्छी तरीका से अ, आदमी को किसी प्रकार के रेडिएशनों का प्रभाव नहीं होता था। ऐसे ही आप गाय के गोबर का इस्तेमाल करके पूरे प्रकार से हम अपनी खेती को सुदृढ़ अच्छी तरीका से बना सकते हैं। हमारे फार्म में तो पूरा गाय हमारा मेन केंद्र बिंदु है ही है। गाय के साथ में हमने कुछ कुछ ऑटो व्यवस्थाएं की है सुमेर जी के हैं, तो उनसे पूरा जो हमारा पूरा फार्म है वो अच्छी तरीका से चल रहा है और उत्पादन में भी अभी ठीक है। और यदि और बीच में चर्चाएं सुमेर जी और कुछ बोलना चाहते हैं तो बता सकते हैं। जसवीर जी, गाय किसको कहते हैं ये तो बता दो। राइट। हाँ, ये चर्चाएं हमारे बच्चे भी काफी बार हमसे पूछते रहते हैं कि साहब क्योंकि अभी मैं 5-7 दिन पहले हमारे एक दो बच्चे आए हुए थे, और वो क्योंकि आजकल नए बच्चे इंग्लिश में ज्यादा पढ़ने लग गए, तो एक हमारे भाई का बच्चा था, वो आकर के कह रहा था कि देखो अंकल जी, ये दिस इज ए काऊ। अब वो हमारे यहाँ क्योंकि एक भैंस थी, और वो क्योंकि बाहर पढ़ रहा है अभी सीबीएसई पैटर्न में, तो उसको ये डिफरेंस करना नहीं आ रहा है कि भैंस है ये गाय है। उसका तत्व ये था कि वो काऊ, क्योंकि एक हमारा बच्चा यहाँ जो पढ़ रहा था वो जान रहा था कि कि ये काऊ नहीं है ये गाय है, वो भैंस बता रहा था, वो भैंस को समझ नहीं रहा है। ऐसे जो आज की जो पद्धति युवा जो पढ़ने वाली वो सिस्टम, वो समझिएगा चार पैरों वाला जानवर ही गाय हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि हम देसी गाय के हिसाब में देखते हैं तो देसी गाय की पहचान है कि जिसके ऊपर कुबड़ होती है, गल कम्बल होता है, सूर्य नाड़ी होती है। अब क्योंकि ज्यादातर आजकल हॉलिस्टियन फ्रीजियन या हम जर्सी गाय की बात करते हैं तो ऊपर से फ्लैट दिखाई देगा। अब बिल्कुल फ्लैट है तो हम उससे देसी गाय नहीं कह सकते, क्योंकि जितनी भी हमारी देश भारतीय नस्ल है, चाहे हम गिर की बात करें, चाहे राठी की बात करें, चाहे थार पारकर की बात करें, जितनी भी हमारी चाहे हम महाराष्ट्र साइड दक्षिण महाराष्ट्र जाएंगे तो कोई सी भी कांकरेज की बात करें, सब में आपने देखा होगा कि सब में जो उसका कुबड़ है, सूर्य नाड़ी विद्यमान होते हुए जो कुबड़ है, सभी गायों में कुबड़ पाया जाता है हमारी देसी नस्ल में। लेकिन अब हाइब्रिडाइजेशन इतना ज्यादा हो चुका है कि हम देसी गायों को पहचानना ही हमारे लिए कठिन हो जाता है, फिर मिल भी नहीं रही है। क्योंकि सभी जगह आप देखोगे आजकल रोडों पे जहां भी जाओगे आपको, तो जो भी हमारे विदेशी नंदी तैयार हुए हैं आजकल जर्सी गायों से, हॉलिस्टन से। क्योंकि सबसे पहले हम जब गाय को हमारा किसान पालता था तो उसका किसान का जो मेन उद्देश्य था वो न कि दूध था, वो जो पालता था वो ऊर्जा के लिए पालता था। क्योंकि
अभी हम गाँव में हैं और गाँव में हम देखते थे कि जितने भी हमारे लोग गाय पाल रहे हैं, उसमें जो बड़द होता था, बैल होता था, बैल के लिए गायों को पाला जाता था। अब जब से हमारे पास में ट्रैक्टर आ चुके हैं, तो गायों को पालना भी हम लोगों ने छोड़ दिया है। अब गाय को जब क्योंकि गायों को इसलिए पालना छोड़ रखा है लोगों ने, तो कि गाय के साथ में क्योंकि जब ये बैल या बछड़ा जो पैदा हो रहा है, उसका समाधान ही नहीं हो पा रहा है कि उस बछड़े का क्या किया जाए। तो वो बछड़ों को लोग छोड़ दें फिर बाद में। अब तो ये देखते हैं कि बछड़ी कैसे हो जाए। आजकल तो सेक्स सॉर्टेड सीमन तक पहुंच गए, पर आने वाली स्थिति होगी कि सेक्स सॉर्टेड सीमन भी लंबे समय चलता रहा तो फिर बछड़ों की भी कमी आ जाएगी, जो हमको आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जब हमारे पास में ऊर्जा का स्रोत नहीं होगा, आने वाले समय में जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, इनमें जब कमी आ जाएगी, आज तो बिजली चल रही है, पेट्रोलियम है, जब पेट्रोलियम, गैस या इस तरीके की चीजें नहीं रहेंगी, उस समय फिर हमको भी आने वाली पीढ़ी को यही बैलों से ऊर्जा, क्योंकि एक यदि हम बैल की एचपी को समा देखते हैं इंजीनियरिंग के तौर पे, तो बैल की एचपी के हिसाब से, क्योंकि 1 एचपी से 0.10 एचपी और 0.1 एचपी मानव की होती है, 1 एचपी के आसपास में बैल की एचपी होती है। तो बैल से जब हॉर्स पावर के हिसाब से हमारे चाहे पानी निकालने का काम होता था, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का काम होता था, चाहे हम जुताई करते थे, ओसाई से गुड़ाई, निराई, गुड़, ये जितने भी काम थे, चाहे हम फसलों से दाना निकालने का काम था, या फसलों की बुवाई का काम था, पूरा बैलों से किया जाता था। तो हम जितनी भी ऊर्जा के लिए गायों को पालते थे, और हम ये सोचते थे कि हमारी गाय किसी प्रकार से बछड़ा दे दे। मतलब इस एक परिवार में यदि कोई बच्चे का जन्म हो जाता था, किसी माँ ने, गर्भवती माँ ने यदि बच्चे को जन्म दिया है, ऐसे यदि किसी गाय ने यदि बछड़ा पैदा किया है, तो उसको इतना शुभ समझा जाता था, इतनी खुशियां होती थी। पर आज के उसका विपरीत हो रहा है। यदि किसी के पास में देसी गाय है और यदि उसने बछड़ा दे दिया, तो वो ये सोचता है कि इसका क्या समाधान करूंगा। चलो अब तो हमने क्या है, इनका मेन फोकस जो कर रखा है वो है गाय का, वो दूध के लिए कर लिया है कि केवल गाय दूध दे देगी। अब देसी गायों की समस्या ये है कि अधिकतम जो अभी थार पार करे गिरे, इन पे 20-25 लीटर तक गाय पे काम चल रहा है, कि 20-25 लीटर तक पहुंच चुकी है। लेकिन नॉर्मली यदि हम औसत रेशियो में देखें, तो गायों का जो दूध का उत्पादन है वो अभी 5 से 6 लीटर मिलेगा ज्यादातर, क्योंकि गायों की हम नस्ल संवर्धन सही तरीका से नहीं कर पाए हैं। उसका मेन यही है कि हम देसी गाय जो अभी बता रहे थे कि देसी गाय पे की पहचान में, सुमेर जी ने भी बताया, हमने देसी गाय की आपको 4 पहचान बताई थी, और चारों पहचानों को देख करके ही हम बता सकते हैं कि ये देसी गाय है। अब गाय भारतीय नस्ल के अनुसार अलग अलग है, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से जहाँ जैसी आवश्यकता हुई, उनको ऐसी आवश्यकता के अनुसार पाला गया। कहीं जहाँ टेम्परेचर के हिसाब से छोटी नस्लें भी रहेगी है, कहीं बड़ी रहेगी। पर पूरे यदि देश में बात करें तो 4-5 गायों का आजकल विशेष दूध पे भी चल रहा है। साहिवाल है, गिर है, राठी है, थारपारकर, इनका बहुत ज्यादा चल रहा है। दूध का भी बहुत गुणवत्ता का दूध की बात करती है, थारपारकर का दूध अच्छी गुणवत्ता का होता है। गुजरात साइड में जाओगे तो आपको गिर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगी। अब इस तरीके से देसी गायों के पर आने वाले समय में ऐसा रहेगा कि अभी गाय के रेटों में काफी इजाफा हुआ है एक साथ पे देसी गायों में। और आने वाले समय में यदि हम 10-5 साल की बात करते हैं, तो देसी गाय लोगों के पास में मिलेंगे नहीं, ढूंढ जसवीर जी, आपकी आवाज बिल्कुल धीमी हो चुकी है। मैं आवाज अब सही आ रही है सर? हाँ, अब सही है। हाँ, हम देसी गाय की जो ये बात बता रहे थे कि आने वाले समय में देसी गाय लोगों को मिलना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि देसी गाय लोगों के पास में बहुत कम मात्रा में बची है। उसके काफी कारण है। जैसे अलग अलग अभी जे के मैसेज चल रहा था कि अलग अलग जगह से अलग अलग गाय हैं, तो बिल्कुल गाय की विभिन्न सर्वश्रेष्ठ नस्ल अलग अलग जगह जगह अलग अलग है। जैसे अभी एक मैसेज है आपके कि विभिन्न नस्लों में सर्वश्रेष्ठ गाय क्यों, कैसे उत्तराखंड की बद्री गाय की खासियत क्या है। तो अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग जगह पे गायों का अलग अलग चल रहा है, थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल। अब एक हाँ, अपने आचार्य जी ने पूछा है कि अग्निहोत्र और गंध चिकित्सा का अंतर, बिल्कुल ये हाँ अच्छा मैं क्वेश्चन बता है दूं क्या इसका जसवीर जवाब। जी? जी मैं बोलूं क्या? हाँ, बोलिए। हाँ, दरअसल अग्निहोत्र सूर्य की जब पहली किरण पड़ती है उससे अग्निहोत्र किया जाता है, या सूर्य जब अस्त होने वाला होता है
लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर, एटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर आधारित है। उस समय अग्निहोत्र होता है, उसमें चावल अग्निहोत्र पर एक दिन यहाँ व्याख्यान भी हुआ था। और गंध, उससे गंध चिकित्सा होती है, लेकिन गंध चिकित्सा के लिए अलग अलग चीजें हम लोग जो यूज करते हैं, जिसमें चावल 10 ग्राम घी में मिलाकर, सरसों की खली, नीम की खली 500 ग्राम, सरसों की खली 500 ग्राम, सूखे फूलों का चूर्ण 100 ग्राम, हींग, हल्दी, गूगल, काली मिर्च 10-10 ग्राम, नागर मोथा, खसकी जड़, चंदन का पाउडर 100 ग्राम, बच की जड़ 100 ग्राम, नारियल का बुरादा 100 ग्राम, लाख या गोंद 100 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, इनको सबको पीस कर अग्नि पे डालते हैं। ये गंध चिकित्सा। जबकि अग्निहोत्र जो है वो गंध चिकित्सा का काम तो करता है, लेकिन ये अपने आप में दोनों चीजें अलग अलग है। अग्निहोत्र तो बहुत ऊपर की चीज है। शायद आपका उत्तर मिल गया होगा। हाँ जसवीर जी, अब आप आगे आगे चालू करें। हेलो। बिल्कुल, हाँ, ये जो बताया है अग्निहोत्र में और गंध चिकित्सा में जो अंतर बताया है वो बिल्कुल सही है। अग्निहोत्र का जो अंतर बताया है सुमेर जी ने, ये बिल्कुल सही बताया है, क्योंकि अग्निहोत्र में और दोनों में यही डिफरेंस चल रहा था थोड़ा सा। ऐसे ही हम और देख रहे हैं, ये देसी गाय नस्ल के गाय के गोबर का अलग अलग संरचना, विशेषता, अंतर तथा विकिरण पर प्रभाव के संबंध में अब तक किए गए अनुसंधान, वैज्ञानिक रिपोर्ट के संबंध में जानकारी देने का कष्ट करें। गोपाल गोपाल प्रसाद जी। जी बिल्कुल। जसवीर जी, आपके पास कामधेनु आयोग की जो रिपोर्ट है, हाँ। वैज्ञानिक रिपोर्ट, वो इस पर डाल देना। हाँ बिल्कुल, ये ग्रुप में कभी भी बता सकते हैं इनको, क्योंकि देसी गाय के गोबर की जब यदि हम मैं अनुरोध करूंगा जिन्होंने भी प्रश्न पूछे हैं ना, वो आए और पूछ लें, क्योंकि पढ़ने में कई बार समय जाता है, तो जी वो पूछ सकते हैं। मैं अनुरोध करूंगा आचार्य विजय कारिकर जी से और जीवन चंद्र उत्पत्ति जी से सबसे पहले, कि वो आए और वो जो उनका प्रश्न है वो करें। अभिषेक जी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार। जी मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा दो शब्द बोल दूं। बहुत अच्छा लगा आपने अग्निहोत्र के बारे में कहा, क्योंकि हुकुम। अग्निहोत्र जब बोलते हैं तो खुशी होती है, क्योंकि बहुत समय बाद मैं मुझे बहुत दिनों बाद सुनने को मिलता है, तो मैं उसकी बड़ी प्रशंसा करता हूँ। तो हुकुम। आज मैं हुकुम। बहुत अच्छा जो इन्होंने अंतर बताया था, बस यही है कि जो सूर्यास्त और सूर्योदय का टाइम होता है वो ऐप से देख लीजिए। और वो बिल्कुल वो जो दो दो सेकंड का टाइम, 2 मिनट का टाइम या 1 मिनट सेकंड का, बहुत एग्जैक्टली उस टाइम में आप मंत्र पढ़ करके डालेंगे, तो जो सूर्य की किरणें होती हैं जिस जगह पर पड़ रही हैं, और उसका जो एनर्जी से उत्पन्न होती है बहुत जबरदस्त होती है, उसका कई बहुत दूर तक उसका असर जाता है, कि 1.5 किलोमीटर तक। और जो गंध वाली चिकित्सा बता रहे हैं आप, आपने सही बताया, जो दवाइयां बताई हैं, तो हमारे पूर्वज लोग जो है, ये ऋषि मुनि लोग जो है, वो ये इसके अलावा कई चीजों को और भी डालते थे, तो वो उसकी सही जो फरमा रहे, गंध सही आती फरमा थी, रहे, गंध सही गंध से फरमा रहे। गंध से वो उसकी ट्रीटमेंट करते थे। तो अब इसमें फर्क इतना ही है कि यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त की बाध्यता है, वहाँ कुछ नहीं थी। वहाँ वो अपने हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से जड़ी बूटियों को उसमें डाल देते थे, और उसको जो है उसकी गंध से वो ट्रीटमेंट लेते थे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। ओके बाय। बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया। अब जहां तक एक प्रश्न है, सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर देसी नस्लों के संरक्षण संवर्धन पर अब तक की उपलब्धि क्या है, ये हम बताने में असमर्थ है, क्यों इसका डेटा हमारे पास कोई नहीं है। जी, आचार्य विजय कारिकर जी। प्रणाम दादा। प्रणाम। गंध चिकित्सा अग्निहोत्र बहुत ही उत्तम कार्य प्रणाली है। उसके लिए उपरेन्द्र जी का भी और आप सभी का धन्यवाद। और हुकुम। अभी दादा ने एक छोटा सा चूक करा, कोटि और करोड़। हमारे यहाँ कोटि शब्द संस्कृत में है, और कोटि का मतलब प्रकार भी होता है और करोड़ भी होता है। तो हमें वहां पे छोटा सा आपको अंतर करना चाहिए, ये बहुत ही बड़ी चूक है। हम कोटि को और करोड़ को एक साथ उस जगह जोड़ रहे हैं, प्रकार
है। प्रकार और करोड़, कोटि के दो, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, मोबाइल फोन करने एक पाई बोला। तो हमें इसमें उस कनक का खाने पे और पाने पे, तो सोना भी कनक है और धतूरा भी कनक है। तो इसीलिए कोटि में प्रकार और करोड़, इसका आप ध्यान रखिए, यही मेरी विनती है आपसे। ठीक सर, थैंक यू। आदरणीय ब्रिगेडियर राजा राम यादव जी। ब्रिगेडियर राजा राम यादव जी। वो तो उस समय के गए थे ना साहब। हेलो ब्रिगेडियर साहब। यस सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी आ रही। अच्छा बताया है, सभी बात सत्य है। और पहले तो मैं एक लिख लेता हूँ। अगर इनका दिल है, मैं डिस्करेज नहीं करना चाहता, तो मैं साइंस की दृष्टि से थोड़ा सा गाय की भलाई हो, इसको और बनता हूँ। और क्वेश्चन ये है कि गाय के गोबर में उन्होंने कहा माइक्रोब्स हैं, और वो माइक्रोब्स को आप विभिन्न तरीके से उसमें गुड़ और बना के 129 जितने भी उसने निकाले हैं, फिर उसको बढ़ावा करते हैं, तो उससे अच्छी खेती होती है। पर जो खेती के लिए माइक्रोब्स हैं, मेरी नॉलेज में तो वो एरोबिक है, और जो गाय के पेट में माइक्रोब्स हैं वो एनारोबिक है। इसमें आपकी क्या राय है? नंबर 2, गाय का इसमें ये गुण है, इसका बहुत अच्छा कारण है, और ये इससे भी ज्यादा गुण है जो आपने बताए हैं। पर क्या वो गाय पॉलीथीन खा रही है और ऐसे ही घूम रही है, उसके गोबर में भी ये गुण है? ये हमने तो जांच नहीं की साहब। हेलो जी जी जवाब दीजिए। और कुछ मेरी साइंस की दृष्टि से सुनना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा, वरना आपने अच्छा बोला। ब्रिगेडियर साहब आप बता दीजिए, जोड़ दीजिए प्रश्न, शायद आप आपको बता अच्छा ज्यादा सकते हैं ब्रिगेडियर साहब। वो जो विषय है उसके साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता दीजिए। बहुत अच्छा बोला है, और जसबीर ने भी बहुत अच्छा बोला है, ये ठीक है। क्योंकि मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ और मैं गाय के रूमन पे ही काम किया है और गाय के ऊपर ही काम किया है, वो मैं वेटरनरी डॉक्टर भी हूँ। पर ये मत समझिए कि जो दूसरे वेटरनरी डॉक्टर गाय के बारे में ऐसा बोलते हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये देश भर में बहुत काम भी किया है और ये गाय आगे बढ़े, भलाई हो, लेकिन उसमें हमने गाय को भी सुधारना है। तो आपके 2-3 क्वेश्चन बताता हूँ। सारी गाय की एक क्वालिटी है, जो आपने एंटी रेडिएशन भी बताया है, जो आपने इंसुलिन, जो गाँव में चौका क्यों लगाती थी हमारी माताएं, ये भी बताया है। और आपने ईंट भी बन रही है, ये सब बन रहे हैं, मेरे ही दोस्त भी बना रहे हैं, हम उसमें योगदान भी दे। गाय के पेट में सबसे ज्यादा माइक्रोब्स होते हैं। वैसे तो कुछ लोगों का अंदाजा, मेरा अपना भी काम किया हुआ है सारी 12-13 नस्ल पे, और भैंस का भी और बकरी का भी और अंग्रेजी गाय का भी मैंने कंपैरिजन भी किया है। गाय के पेट में जरूर माइक्रोब्स होते हैं अच्छे, और वो नहीं होंगे तो वो क्वालिटी, सारी चीजों की क्वालिटी खराब हो जाएगी, दूध की भी और पेशाब की भी और तो वो माइक्रोब्स एनोरोबिक होते हैं, वो जहां हवा नहीं मिलती वहीं गुणवान करते हैं। तो आपने जो ये बताया, और धरती में जो माइक्रोब्स होते हैं जो पौधों के लिए न्यूट्रिशन बनाते हैं, वो एरोबिक होते हैं, मतलब उनको हवा चाहिए, इसको हवा नहीं चाहिए, इसलिए तो गाय के पेट में हवा मिलेगी नहीं। और ऐसे ही हम ड्रम में जब घोल के ये सब चीज बना रहे हो, सॉल्यूशन लिया है, ये बिल्कुल सही बात है, उसके हम अलग अलग माइक्रोब्स लिए हैं, तो ये भी अनारोबिकली ही ग्रो करते हैं। लेकिन ये इतना उसके गोबर को और इतना अच्छा बना देते हैं कि उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स से ऐसे न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं जो अब हम जमीन में थोड़ा बहुत भी डालेंगे तो दूसरे माइक्रोब्स की बढ़ोतरी करती है, और सीधा जमीन में न्यूट्रिएंट भी डालते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, गाय का गोबर सबसे अच्छा माना गया है में भी, और ये कारण उसका है कि उसमें न्यूट्रिएंट है। अब आपने गाय का गोबर ठीक ढंग से, गाय का गोबर आपने देखा होगा तो उसमें ऐसे गोल गोल सी लेयर होती है और बाहर एक सफेद सफेद होता है,
जो जिसको सफेद झिल्ली या वो कहते हैं, वो उन सारे बैक्टीरिया का एक्सट्रैक्ट होता है। उस एक्सट्रैक्ट में ये सारी ताकत है कि वो रेडिएशन को भी रोके, वो आपका घर में सफाई करे, और उसमें जो बीमारी फैलने वाले खराब बैक्टीरिया हैं वो सब को मारने की शक्ति, इम्यूनिटी भी देता है। तो वो, लेकिन इस ड्रॉबैक हमारे माता जी लिपाई करते थे दीवार की, सत्य बात आज भी सत्य है, लेकिन वो टाइप का गोबर नहीं था। वो टाइप का गोबर भरने के लिए मैं थोड़ा सा बाद में बताता हूँ, करना पड़ेगा गाय को अच्छा करना पड़ेगा, और उसका यूरिन भी उसी तरह तैयार करना पड़ेगा। तीनों क्वालिटी टॉप की होती है, और उसमें एक बिहेवियर भी है, वो आदमी के साथ इसी पूजा करते में करा होता है, वो सब सत्य है। पर जो आप लोग अच्छी नॉलेज बताई, मैं उस पर डिप्यूट नहीं कर रहा हूँ आपको, पर मैं कह रहा हूँ कि आम पब्लिक में इसको सही तरीके से हम ले जाएं तो गाय का भला फ्यूचर में होगा, सब भी लगेंगे, उसके लिए बोल रहा हूँ मैं, वरना मैं बोल रहा हूँ। तो उसमें जो बैक्टीरिया है सारे गाय के, क्योंकि ये एनारोबिक कंडीशन में बाहर आ गए, ये शॉर्ट लिव्ड है, थोड़े दिन में रहते हैं, इसलिए गाय का 15 दिन में जो लेपा लगाते थे वो 15 दिन में रिपीट करते थे। अब घर ऐसे बनने लग गए कि उसमें लोग वैसे ही ना लगाएं, वो 15 दिन में बदलेगा या ऐसे बदलेगा, तो ये उसका रीजन है। अभी जो आप पंच गव्य बोलते हो, ऐसे असल में तो 3 गव्य है। तो शुद्ध फॉर्म में मैंने बताया क्या कूड़ा खाने वाली गाय का भी ऐसा होगा, उसमें उसको आपको क्या जरूरत है ताकि ये जो आपने बोली है ये बात सत्य हो और आगे और भी बढ़े गाय। उसमें एक तो देसी नस्ल की गाय आपने बहुत अच्छी बोली है, बिल्कुल सत्य है, और उस एरिया की हो तो और है। दूसरा आपने ये बताया है कि उसके खान पान में आज आप गेहूं जो भी खाते हो राशन है, हमारे तो आप अनाज में कहते हो कि इसमें सप्लाई करके और वो हमारे शरीर में चला जाता तो कैंसर करता है, ये करता है। आप बताइए क्या उस तूड़े में ये नहीं है ये जो इंसेक्टिसाइड जो उन बैक्टीरिया को मारता है? तो अभी उनकी संख्या और स्पेशली जो कूड़ा उड़ा खाने वाली है वो घट गई है, इसलिए वो क्वालिटी कमी होती जाती है। कुछों में है, मैं उस पर भी नहीं करूंगा। तो एक वो रीजन है। दूसरा, हमें उसका खान पान, ये बोला ना, जैसे वो केमिकल चाहिए तो अच्छा होगा, घास ही दो, बैक्टीरियों की संख्या बढ़ाई जाती है। आपके पहले बैक्टीरियों की संख्या हार्ड में घूमती रहती थी, तो एक की राल दूसरे भी चाट ली, ऐसे चाट ली। आज एक गाय घर में बंधी हुई है, उसमें संख्या कम होगी तो बढ़ेगी कैसे? उस टाइप के बैक्टीरिया चाहिए ना कैसे। पहले हम क्या करते थे कि आप थी कि जब जुगाली करती है तो उसका सफेद जो ऐसा होता है तो बच्चा को दे देते थे, उसके पेट में डेवलप हो, और गायों को मिलकर जब बैठती थी तो एक दूसरे में फैल जाते थे। तो ये हमारा हार्ड सिस्टम था। 8-10 गाय इकट्ठी थी, आती थी, तो उसमें सारी कमी पूरी हो जाती। दूसरा, इसका गंध इतना हो गई कि वो कमी है। तो मेन कारण शॉर्ट में ही बताऊं, वो माइक्रोब्स बढ़ने चाहिए और गाय को थोड़ा घूमना, एक्सरसाइज होना चाहिए। उससे उसके दूध में एक विटामिन पैदा होता है, लिग्नोनिक एसिड, जो 5 गुना इम्यूनिटी बूस्टर करता है गाय में भी, और हम पीते हैं हम में भी। तो वो आप इसका 1 किलो दूध गाय का और अंग्रेजी गाय का 5 किलो दूध बराबर पड़ता है। ये साइंटिफिक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो आपने जो बोला वो तो अच्छा बोला, को थोड़ा थोड़ा ऐड कर दीजिए। और हम गाय को आगे हमने गाय को वो जो पुराना पालन सिस्टम था उस पर तो अब नहीं आ सकते, क्योंकि ना घर में जगह है ना खेतों में इतनी बड़ी। आम आदमी की बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ। को अब हम पंचायत या गांवों में कम हुई गौशाला का रूप दें, 2 इसकी ऐसे करें, या गांव की पूरी करें, और इसमें इनका ये जो बाहर की बिना मतलब ये खत्म कर, उसका माइक्रोब कंटेंट बढ़ाएं और उसी को आगे ले जाएं। तो आपने बताई है वो जो गोबर से, उस से वो भी पोटासियम काफी। ब्रिगेडियर साहब, आपकी आवाज बहुत धीमी हो गई है, थोड़ा तेज बोलिए। तो वो भी बहुत जरूरी है,
तो उस तरह हम गाय में क्वालिटी है, मैं इसकी कंफर्म और साइंटिफिक भी बता सकता हूँ और डिटेल में, लेकिन हमने उस तरह से कैसे पब्लिक में जाएं ताकि लोग गाय पालना शुरू करें फिर से। इसी सिस्टम से थोड़ा थोड़ा करें तो अच्छा है। सिस्टम तो अब वो तो नहीं हो सकता है, पर गांव की जैसे गोचर भूमि है या गांव में सामूहिक गौशाला का थोड़ा सा कहीं कहीं जोर लगाओ। जैसे हमारे कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव की गौशाला गाँव में बनी और उसको इस तरह रखा जाए कि उसमें खाना शुद्ध। देखो आपको सबको पता है, हमारे गेहूं का खेत या बाजरे का वो है, सिरे के तो दाने हम ले लेते हैं, पर भोजन कहाँ बनता है पेट में? भोजन तो पत्तों में बनता है। जब वो नीचे से कूड़ा जाएगा, जहरीली चीज जाएगी तो वो पत्तों में ज्यादा रह जाता है और वो गाय में असर करता है। और गाय में सबसे बड़ा असर जो आपको दिखाई नहीं देता है वो है कि उसकी जो संख्या पेट में है, घास से ही तो भोजन बनाती है, वो संख्या रिड्यूस हो गई। उसकी उसकी कोटि कह रहे ना, 33 कोटि और 300 करोड़ माइक्रोब चले जाते थे हमारे इस गाय में। तो वो संख्या इस गंदे खाने से कम हो गई है और आजकल पॉलीथीन और ये खाने से और भी कम हो गई है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, अगर ये जो प्लास्टिक के छोटे माइक्रोब्स हैं आजकल ये दूध में भी आने लगे हैं, जो गाय अगर ऐसा गंदा खाना खाती है तो, और फिर आदमी में लगे हैं। और एक कल परसों हमने डिस्कस किया है, जो बाहर से दूध मंगाने की कोशिश हो रही है अमेरिका से, उन्होंने ट्रम्प ने जो ये दिया कि हम इतना सस्ता तो आपको है, क्योंकि आपको काफी नॉलेज है, मैं आपकी बातों से ही समझ गया। A2 दूध और A1 दूध होता है, तो वो A2 दूध में एक छोटा प्रोटीन होता है। से ही जो ये गाय में एक बीमारी होती है मैड काउ डिजीज, उसका दूध अगर हमारे यहाँ आएगा तो हमें भी उसका ब्लड प्रेशर क्रॉस, हमारे बच्चों में बूढ़ों में तो बहुत। तो हमने दूध को भी शुद्ध रखना है, गोबर को भी शुद्ध रखना है। अब 1 मिनट में गाय के मूत्र की ओर बता दूं, अगर इस कंडीशन में आप रखोगे तो गाय के मूत्र में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और मूत्रों से ज्यादा। ये सोना और ये तो काफियों में होते हैं, ये बात नहीं है। असली बात जो गाय का मूत्र क्यों यूजफुल है, उसमें 3-4 टाइप के एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं। वो एंटीऑक्सीडेंट मैंने बकरी का भैंस का भी कंपेयर किया है, इनमें उनकी मात्रा ही बहुत है। एंटीऑक्सीडेंट आप समझते हैं सुस्त और मजबूत रखते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। तो हमारे गाय के मूत्र में उनका ज्यादा है और उसका भी साइंटिफिक रीजन है कि माइक्रोब्स का भी बड़ा रोल है। इसी के कारण ज्यादा दूध मिलता है और बीमारी उसको होती नहीं। हेल्दी तो होना ही चाहिए। ये 2-3 बात मैं आपको आगे आप बढ़ाना चाहो तो बताओ, आपकी मर्जी है, वैसे आपने अच्छा बोला। धन्यवाद। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी। प्रोफेसर साहब। जी जी जी, आवाज आ रही है अभिषेक? जी जी। ये विषय हम वर्धा में थे, वहां भी इस पे चर्चा हुई थी। सुभाष पालेकर जी ने एक नई कृषि विधि की बात की थी, सुभाष पालेकर खेती, और ये प्राकृतिक गो आधारित खेती। तो नई नई विधियों की चर्चा हो रही है। मेरा एक तो सवाल ये था कि इसमें 2 पक्ष हैं। एक तो गाय का पक्ष है, गाय के गुण के बारे में बताया, ब्रिगेडियर साहब ने भी काफी बताया। हालांकि वो घोड़ों के वैज्ञानिक रहे हैं बहुत बड़े, ब्रिगेडियर घोड़ों के थे वो, लेकिन गाय पे भी देखो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है तो उनका ज्ञान काफी गहरा है। तो अब इसमें 2 चीजें सोचने की आती है कि जो काम कर रहे हैं, पुरानी विधियों को जो नकार रहे हैं, क्या इनमें से पहली चीज तो ये थी कि किसी का भी वेटनरी साइंसेज से हैं कोई इनमें लोग, जो गुज्जर साहब बता रहे थे, राजवंत जी बता रहे थे, या कोई एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है जो ये बात कर रहा है? और अगर इनमें से कोई भी साइंटिस्ट नहीं है तो क्या कहीं साइंटिस्ट विश्वविद्यालयों में जाके इनको वैलिडेट करवाया है? और वैलिडेट करवाया है और सही पाया है तो क्या किसी मंत्रालय में कोई ऐसा सुझाव भेजा गया है? ये मेरे 3 सवाल थे। पालेकर जी भी कुछ हमारे ग्रुप में लिख रहे हैं, वो मैंने उसमें डाल दिया है। अभिषेक जी अगर उस पर चर्चा उचित समझो तो वो देख लेना। ये 3 मेरे सीधे सवाल हैं कि जो इसकी चर्चा कर रहे हैं क्या वो वेटनरी साइंसेज से हैं,
क्या वो एग्रीकल्चरल साइंस के साइंटिस्ट हैं? कृषि विश्वविद्यालयों में क्या इसको वैलिडेट करवाया है कि, या कोई वैलिडेट करवाया है? अगर इनकी विधि सही पाई गई है तो उसको क्या कृषि मंत्रालय को भेजा है? ये 3 मेरे सवाल थे, अगर इस पे कोई अपना विचार रखना चाहे। धन्यवाद। जी, आदरणीय सुमेर सिंह राजावत जी और जसवीर जी। हुकुम। दरअसल साहब ये अहमदाबाद की गोकृपा अमृतम की है, गोपाल जी सुथारिया साहब की, और ये लंबे समय से चल रही है। इसके बारे में हमें ज्यादा डिटेल पता नहीं, मैं तो इसकी फोटोकॉपी आपको भेज सकता हूँ, और इसके रिजल्ट हैं। हमारा इतना बड़ा क्षेत्र नहीं है, जो आपने प्रश्न पूछे हैं वो ज्यादा ऊपर लेवल के प्रश्न है सब। हमने सुभाष पालेकर साहब की पद्धति पर 5 साल कार्य किया। 5 साल कार्य करने के बाद महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में, गुजरात के परिप्रेक्ष्य में उनके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन हमारे यहाँ वो उसके रिजल्ट राजस्थान में प्राप्त नहीं हुए, इसलिए हमें फिर दूसरे सोर्स तलाश करने पड़े। अब आपको इसको क्या क्या स्तर मानते हैं वो आपकी मर्जी है साहब। से अभी बताया जा रहा था कि गोकपमतम को रजिस्टर्ड, बिल्कुल गोकपमतम जो नेचुरल फार्मिंग की यूनिवर्सिटी सीके टिम्बड़िया जी के रूप में अपने गुजरात में जो काम कर रही है, अभी स्पेशल जो नेचुरल फार्मिंग की जो यूनिवर्सिटी खोली गई है गुजरात में, उसमें इसमें जो गोकपमतम पे खूब काम चल रहा है। वहाँ पर सबके ट्रायल बेस लगाए गए हैं, सबके ट्रायल के रिजल्ट अच्छे आए हैं। क्योंकि मेरी सीके टिम्बड़िया जी से बात हुई थी तो वहाँ हमने भी उनके रिजल्ट भी देखे थे। और वहाँ जो आचार्य देवव्रत जी हैं, हमारे राज्यपाल जी गुजरात के, उन्होंने भी इसके बारे में काफी चर्चाएं की हैं। और जो गोकर्पामृतम की हम बात बता रहे थे, इस पे खूब, तो गोकर्पामृतम से पहले इंडिया लेवल पर डिकम्पोजर पर खूब काम हुआ है। और डिकम्पोजर के भी रिजल्ट जहाँ तक है डिकम्पोजिशन करने के लिए, क्योंकि हमारे किसानों की सबसे ज्यादा जो समस्या, मैं खुद एग्रीकल्चर से रहा हूँ, तो हमने देखा है कि हमारे किसानों की जो सबसे ज्यादा समस्या रही है वो ये रही है कि किसान, हम जो देसी गोबर हो या किसी प्रकार का कचरा हो, उसको खेत में जो थोड़ा बहुत डालने की भी कोशिश कर रहा है, जैसे 1-2 ट्रॉली 5 ट्रॉली हमारी भाषा में यदि देखें, तो जो भी गोबर की खाद खेत में डाल रहा है, जितना भी कचरा, वो बिना डिकम्पोज डालता है। क्योंकि हमारी जो वर्तमान की जो जितनी भी पद्धतियां हैं गोबर को सड़ाने की, क्योंकि जो पुराने टाइम में और वर्तमान टाइम में दोनों में यही सबसे बड़ा डिफरेंस आया है, क्योंकि उसको जो डाल रहे हैं उसमें पूरा कचरा जा रहा है, उससे वीड की खरपतवार की बहुत ज्यादा समस्या रह रही है। लेकिन जिन खेतों में हमने चाहे डिकम्पोजर का प्रयोग किया, चाहे गोकर्पा अमृतम से गोबर की खाद को सड़ा करके डाला है, वहां सबसे बेस्ट रिजल्ट हमारे लिए दिखाई दिए हैं कि उनमें खरपतवारों की जो मात्रा है वो बहुत कम आई है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये गोबर को डिकम्पोज करने का सबसे अच्छा एक बैक्टीरियल रूप है। दोनों तरह से हम यूज कर सकते हैं इसको। जसवीर जी बड़ा अच्छा आपने बताया कि आप एग्रीकल्चर से हैं। मेरा सवाल था कि जो हमारे देश में कृषि हो रही है, जी, कितने लाख हेक्टेयर हमारे खेती हो रही है, और गो आधारित खेती कितने लाख हेक्टेयर कर सकते हैं? कितना पोटेंशियल है इसका? देखो क्योंकि मैं हाँ, देश देश जो है 140 करोड़ का देश है, जी तो इसमें ये भी चीज सोचना पड़ेगी कि जो चीज हम बता रहे हैं वो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात तो नहीं कर रहे कहीं। इस पे थोड़ा बिल, सुझाव दीजिए। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। क्योंकि इसको करने के लिए हमारी जो वर्तमान पद्धति है, हम अभी जब भी हम बात करते हैं कि किसानों की जो समस्याएं हैं, एक सिंगल यदि किसान नेचुरल फार्मिंग या कोई भी करता है तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल उसको अपनाना पड़ता है। क्योंकि एक सिंगल किसान ने किया है और सभी जगह एक ही खेत है किसान के एक जगह होना, मेरी जो जानकारी में मैंने ज्यादा देखा है, कुछ राज्यों में तो एक जगह है किसान का फार्म है। मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में या मेरे जिले के आसपास की बात जो मैं किसानों को देखता हूँ, तो हमारे यहाँ खेत अलग अलग जगह मिलते हैं किसान। तो एक किसान किसी तरीके का वीडीसाइड खेत में इस्तेमाल कर रखा है और उसने यदि उसकी मेड़बंदी नहीं कर रखी है, तो उसने चाहे कितनी भी नेचुरल फार्मिंग करने की कोशिश कर रहा है, थोड़े दिन बाद में पानी दूसरे खेत से अपने खेत में आया, तो जो बैक्टीरियाओं की बात कर रहे हैं हम, जीवो से जीवनम के आधार पर जो खेती की बात कर रहे हैं, वहाँ जो रिजल्ट है वो हमको बहुत कम मिले।
तो इसलिए आप जो बता रहे हैं ऊँट के मुँह में जीरा, बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि इसको बड़े स्तर पे करने के लिए किसान अभी सबसे ज़्यादा किसान की जो समस्या चल रही है वो किसान की चल रही है, किसान इतना मेहनत करना चाहता ही नहीं है। जी डॉक्टर जी। साहब। डॉक्टर सुभाष नालंगे जी। सर, सबको मेरा प्रणाम। अभी जो वर्ल्ड में जमाना चल रहा है वो ग्राम का ऊपर चल रहा है, कितना ग्राम देना और कितना एमएल देना कम से कम। इंडिया में भी चल रहा है, ड्रोन के माध्यम से अपन कुछ एमएल से स्प्रे करते एकरों के लिए और कुछ ग्राम से फर्टिलाइजर देते एकड़ के लिए। तो अभी अभी अपने को अगर गाय को संभालना है, गौशाला को प्रॉफिट में लाना है और अपने को 1 से 40 करोड़ जनता को जैविक खाद अन्न उत्पादन करने के लिए खाद देना है, तो अभी इसको अपने को नैनो टेक्नोलॉजी में जाके इसका ऐसा कोई ग्राम में टैबलेट बनाना पड़ेगा। वो काम चल रहा है अभी। रिजल्ट हमने नेरी तक, नागपुर नेरी तक पहुंचे हैं, दिए है टेस्टिंग के लिए। और जो हमारा काम चल रहा है वो धुलिया डिस्ट्रिक्ट में, धुलिया और नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है कि हमारे लगभग 5 टन डंक हमारे पास है, गाय और बकरी का दोनों मिला के। तो हमारा कहना है कि 24 घंटे के अंदर उसका फर्टिलाइजर बनना चाहिए। अगर इसको डिकम्पोजर करते बैठेंगे और इसमें किसान का टाइम जाएगा तो क्रॉप रुकता नहीं, और किसान भी इतना टाइम किसान के पास भी नहीं है। किसान को रेडीमेड चाहिए, केमिकल दवाई मिलती है, ऑर्गेनिक दवाई उसको मिलती नहीं, फर्टिलाइजर मिलता नहीं, तो इनको प्रॉब्लम आता है। 20 साल पहले हमने नासिक में रिचफील्ड फर्टिलाइजर लिमिटेड में एक फर्टी प्लस नाम का प्रोजेक्ट, एक फर्टिलाइजर रिलीज किया था कि वो 24 घंटे के अंदर क्रॉप को मिल जाता है जमीन में जाने के बाद। आज अपने देश में सिक्किम ऐसा स्टेट है कि वो पूरा फर्टिलाइजर वही यूज करता है और वही यूज करके अच्छा एग्रीकल्चर का उत्पादन ले रहा है। अगर किसी को जानकारी चाहिए तो उन्होंने सीधा सिक्किम जाके देखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। और गौशाला को प्रॉफिट में लाने के लिए हमारा कहना है ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे में गोबर का फर्टिलाइजर बनना चाहिए और वो बाहर आके पैक होके ट्रांसपोर्ट में जाना चाहिए, और उसका यूज भी किलोग्राम में होना चाहिए, क्विंटल या टनों में नहीं होना चाहिए। ऐसा उसका टेक्निक करना चाहिए, ये मेरा कहना है। और जो गोमूत्र है उसका भी कुछ एमएल में स्प्रे खेत में देना चाहिए, ज्यादा भी नहीं देना चाहिए और कम भी नहीं देना चाहिए। अभी जो भारत में टेक्नोलॉजी है वो इसमें किसान भी थक गया और करने वाला भी कुछ नहीं पा रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहे, और ये करो वो करो, ये 1000 लोग किसान को अलग तरह से लेके जाते, तो इससे किसान आज ऑर्गेनिक छोड़ के केमिकल के पीछे दौड़ रहा है। मेरा प्रयास ऐसा है 30 साल से कि मैंने लोगों को बोला है कि ग्राम में खेती करो, कम बीज लगाओ और प्रोडक्शन 2 गुना करो। तो मेरे जो कुछ अभी 450 प्लॉट है उसमें मेरे भी बहुत सारे प्रयोग चल रहे हैं। मैं कम फर्टिलाइजर में अभी ज्यादा उत्पादन ले रहा हूँ। कुछ लोगों ने मेरे प्लॉट देखे हैं और उसमें जो हमने काम किया है वो अलग से किया है। बाहर के साइंटिस्ट ने भी उसे मुझे मदद की है और हमारा काम चल रहा है। हमें कुछ ग्राम फर्टिलाइजर देना है और सभी देश को देना है, बाहर भी सभी देश को मटेरियल भेजना है कुछ ग्राम और एमएल में। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सुभाष नालंगे। सुमेर सिंह जी, जसवीर जी, कुछ इस विषय पे कहना है आपको? जी नहीं, डॉक्टर साहब ने जो बताया है, कह सकते हैं हम कि ये जो ग्राम की बात कर रहे हैं, पर इसमें जो है साइंटिफिक रूप से जब तक इसका कोई ये नहीं आता है कि ग्राम में एक चीज को हम एक को लेके चलते हैं, जैसे सिंगल नाइट्रोजन मिलेगा या फास्फोरस मिलेगा, क्योंकि हमको जब इंटीग्रेटेड रूप में सभी बैक्टीरियाओं को क्योंकि जब हम जीवो जीवस्य जीवनम के आधार पर खेती की बात करें तो उसमें सभी बैक्टीरियाओं की आवश्यकता
और जो बैक्टीरिया जीवन यापन की व्यवस्थाएं अपने वहां कर रहे हैं, क्योंकि हमने काफी बार देखा है हमारे खेतों में तो हम जो डाल रहे हैं, जितने भी बैक्टीरियाओं के रूप में हम खेतों में जो भी डाल रहे हैं उसको बैक्टीरिया मिलते हैं, पर हमने हमारा जो भी 56 भोग वाटिका कॉन्सेप्ट में जो बगीचा लगा रखा है हमने, और उस बगीचे में हमने देखा है कि हम वहाँ कुछ नहीं डालते हैं, और एक बार हमने वहाँ के जीवाणुओं को जागृत कर दिया है। उन पौधों में हमारे किसी भी प्रकार की कमी नहीं दिखाई दे रही है, न उसमें नाइट्रोजन की कमी है, न फास्फोरस की है। केवल कमी समस्या आती है हमको तो इंसेक्ट प्रॉब्लम या फंगस डिजीज को हमको कंट्रोल करने की सोचना पड़ता है। बाकी पौधे खूब अच्छी तरीका से, उनमें न्यूट्रिएंट्स की भी पूरी संपूर्ण व्यवस्थाएं चल रही है। नॉर्मल हम देसी खाद को डिकम्पोज करके भी डाल देते हैं, गोमूत्र का थोड़ा सा स्प्रे कर देते हैं, गो जीवामृत का भी, और गोकर्णामृतम जो नॉर्मल मात्रा में गाय के जो गोबर है पाउडर को घोल करके यदि हम थोड़ा सा भी डाल रहे हैं, उसी से हमने अच्छे रिजल्ट लेने की सोचा है। पर इसको लंबे समय तक जब तक टिकाऊपन में रिजल्ट नहीं मिलेंगे, एक बार या 2 बार रिजल्ट मिल रहे हैं उसको हम रिजल्ट नहीं मान सकते। जब तक लंबे समय तक रिजल्ट मिले, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम टेबलेट बना करके ऐसा कर देते हैं, यदि ऐसा कोई विशेष ऐसा आता है और उसके यदि रिजल्ट मिलते हैं, बेहतर किसानों को अच्छा फायदा होता है, तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी जसबीर जी, जब ये मैं अभिषेक जी, मैं उमेंद बोल रहा हूँ। जी जी ये जसबीर जी, आपने जब ये गोबर को घोल के डाला तो फिर दीमक का क्या वो रहा? जी मैं ये बता रहा हूँ, हाँ जी सर, बिल्कुल गोबर को घोल करके हम डायरेक्ट डालते हैं, उसके ऊपर से यदि हम हर 3 दिन तक पानी, यदि हम लगभग 21 दिन तक यदि हम पानी डालते रहते हैं, क्योंकि हमारे खेतों में गोकर्पा अमृतम लगातार चल रहा है, और गोकर्पा अमृतम चल रहा है तो दीमक आने की संभावना इसलिए नहीं रहती है कि जैसे ही गोकर्पा अमृतम के जो 108 जो बैक्टीरियाज हैं वो वर्क करते रहते हैं, उस जो हमने गोबर सीधा डाला था उसको डिकम्पोज खेत में भी करते रहते हैं, इसलिए दीमक की हमारी समस्या अभी तक नहीं रही है। और एक तो बात, क्योंकि हमने दीमक के लिए पहले हमने जो जब हमारे जैविक खेती चल रही थी तो हमने उसमें हमारे खेत में काफी मात्रा में विवेरिया बेसियाना जो कल्चर थे 1-2 बार चलाए थे, तो उससे हमारे खेतों में व्हाइट ग्रैब और दीमक दोनों का वो जो उनके स्पोर्स हैं, जीवाणु जो बैक्टीरिया हैं, वो अच्छी मात्रा में विवेरिया बेसियाना और मेटाराइजम एनिसोफोली अपने खेत में खूब पड़ी हुई है अच्छी तरीका से, तो दीमक मैंने अभी तक दिखाई नहीं दिया। हाँ, कहीं यदि जो सड़ी गली जो मिल जाता है, जैसे बीच में हमने मेड पे जो हमारा कचरा होता है उसको हम स्वतः ही डालते हैं कि हमारा दीमक उस पे आए, तो ऐसा जी। हुआ है हमारा पेड़ों के जो हम डालियों को काट करके डाल देते हैं उस जगह हमारे दीमक आई है, बाकी हमें जड़ों में या पेड़ हमारा कोई भी अभी दीमक से खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, किसी फील्ड को जब आप केमिकल फार्मिंग से ऑर्गेनिक की तरफ लेके जाते हैं तो ये प्रोडक्टिविटी पर क्या प्रभाव आता है? जी जी, प्रोडक्टिविटी पे बिल्कुल प्रभाव आया है। प्रोडक्टिविटी जहाँ जहाँ हम फर्स्ट फर्स्ट में करते हैं तो पहली बार या दूसरी बार में 2-3 बार में थोड़ी सी समस्या रहती है, और धीरे धीरे हमारी प्रोडक्टिविटी केमिकल वालों से ज्यादा आने लग गई है। 3 वर्ष में? हाँ शायद 3 वर्ष है उसका स्टैंडर्ड। हाँ, 3 वर्ष का है लगभग। नहीं, बहुत से खेतों की और कुछ बैक्टीरिया उसकी स्थिति पे भी निर्भर करता है कि जहाँ का एनवायरनमेंट ठीक है, पानी ज्यादा भरने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ जगह ऐसी है कि हमने देखा है कि वहाँ पीएच और ईसी का बहुत महत्वपूर्ण होता है, जहाँ पानी खराब है वहाँ थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगने वाला है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया को जो वर्क करने के लिए पीएच ईसी वहाँ के वातावरण वो बहुत निर्भर करते हैं, हम्म तो इन हम्म चीजों को थोड़ा सा देखा है। बहुत सी जगह अच्छी जगह है वहाँ, यदि वहाँ का जो वातावरण है अच्छी तरीका से बन गया है तो वहाँ ग्रोथ अच्छी है। बाकी कुछ खेतों में हमने प्लॉटों में ऐसा देखा है कि वहाँ रिजल्ट आने में बहुत समस्याएं आ गई है। नहीं, जैसे गेहूं के फसल को 120 kg नाइट्रोजन चाहिए पर हेक्टेयर, जी तो आप इससे कैसे पूरा कर रहे हैं उसको? देखो, एक्चुअल की यदि हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो यदि आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में देसी खाद डला हुआ है, पर्याप्त मात्रा से समझे तो कितना? मतलब यदि हम जो बात करते हैं जैसे लगभग जो हमारा यहाँ जो बीघे का खेत चलता है या हेक्टेयर की बात करते हैं, 1 हेक्टेयर में यदि हमने लगभग 2 टन के आसपास में या 2 से 3 टन भी यदि हमने खाद डाल दिया है, पर वो डिकम्पोज हुआ होना चाहिए, तो किसान हमारा 4-4 टन डाल देता है उसके बाद में वो डिकम्पोज खाद नहीं होता है, तो हम नहीं कह सकते। लेकिन यदि अच्छी तरीका से पर्याप्त मात्रा में डिकम्पोज खाद को डालता है और कुछ मात्रा में देसी गाय का गोबर वो चला देता है, लिक्विड मात्रा में ही चला दे, चाहे वो जैसे अलग अलग पद्धतियों में हमने जीवामृत बना के भी चलाया था, पर जीवामृत हमारे राजस्थान में सक्सेस रेट कम आई थी। यदि हम स्प्रे करते हैं तो डायरेक्ट उसके रिजल्ट हमारे लिए मिले, पर हम सीधा खेतों में चला रहे थे तो काफी मात्रा में चलाने के बाद भी हमारे लिए रिजल्ट नहीं मिले। जी मैं इसमें थोड़ा सा, जैसे डॉक्टर ब्रिगेडियर राजाराम साहब कह रहे थे, तो वही थोड़ी सी बात मैं भी कहना चाहूँ। हैं ब्रिगेडियर साहब, हैं या चले गए हैं?
अगर आप इसको थोड़ा साइंटिफिकली बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा और समझ में लोगों के आएगा और अप्रूव भी हो जाएगी बात आपकी। उमेंद्र जी, इसके लिए आप पर्सनली बात कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है। रीजन क्या है ना कि बहुत सारी चीजों पे डिटेल में शायद उसके लिए हाँ नहीं व्यक्तिगत ठीक, तौर कोई पे। बात नहीं, कोई नहीं, अगर सभी के इंटरेस्ट की चीज है तब तो मैं शेयर करूं, वरना कोई मुझे वो नहीं है। जी, ठीक है हाँ। इसके लिए जी राजाराम व्यक्तिगत जी। प्रोसीजर और पूरे उसके वो जो वो है डिटेल आप नहीं नहीं, दसवीं। मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है कि 2 टन कंपोस्ट से 120 केजी नाइट्रोजन पूरी नहीं हो पाएगी, तो बड़ा सिंपल सी बात है, तो जी कोई बात नहीं, नहीं पीपल आर डॉक्टर नॉट। साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर जहाँ जीवाणु की खेती काम करते हैं ना, क्योंकि नाइट्रोजन एक्चुअल में जिस रूप में चाहिए, चाहे बायोलॉजिकल रूप में जाए चाहे केमिकल रूप में जाए, लेकिन जब बैक्टीरिया जिसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि हम बात करते हैं कि यदि एजेटोबैक्टर की बात करते हैं या राइजोबियम की बात करते हैं, अब जो वातावरण में नाइट्रोजन 78% है, ये हम भी साइंटिफिक रूप से जान रहे हैं, हमने खूब अच्छी तरीके से देखा है कि वातावरण में जब 78% नाइट्रोजन है, यदि कहने का मतलब ये है कि हम यदि 100, ठीक है। क्योंकि और नाइट्रोजन नाइट्रीकरण की क्रिया में देखते हैं हम, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण आराम से हो सकता है, लेकिन वहां हम्म बैक्टीरिया अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो। अब हम्म पहली बात तो ये, हमारे खेतों में इतना केमिकल पड़ा हुआ है, और उसके बाद में हम बैक्टीरिया को डालें, बैक्टीरिया जिंदे रहने की कितनी संभावना है, क्योंकि पहले तो उस हम्म खेत को न्यूट्रलाइज हम्म किया जाता है, न्यूट्रलाइज जब तक हम अच्छी तरीके से खेत को नहीं करेंगे। अब क्योंकि हम हम्म डायरेक्ट जैविक खेती करने चालू कर दिया है, और यदि खेत में न्यूट्रलाइज नहीं किया, तो जितने भी हम यदि बैक्टीरिया जीवित करेंगे, उससे पहले हमारे खेतों में जितना भी रिड्यूज इफेक्ट है, उसके द्वारा वो खत्म हो जाएगा हाँ, तो बैक्टीरिया। शायद इसीलिए वो 2-3 वर्ष लगते हैं उसको नॉर्मल होने में, जो है वो उसका बहुत केमिकल ज्यादा भी इफेक्ट। नहीं, ज्यादा भी हाँ मैंने लग सकता है। 5-5 हाँ साल भी लगते देखा है, यदि दूसरे खेत का यदि पानी आपके खेत में आ रहा है, तो आप 10 साल तक भी नहीं कर पाओगे, हाँ, क्योंकि फिर तो वो हो ही नहीं। हर साल आप राइट। जिंदे, बिल्कुल मेरे आप साथ में हुआ था एक बार एक खेत में, कि हम हर साल बैक्टीरिया जिंदे अच्छा करते अच्छा। थे। दूसरी बात उधर से वीडिसाइड वाला पानी आता था, और तुरंत ही उन्हें हम देखते थे रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, क्या कारण था। हाँ, तो पानी जब तक आप नहीं रोकेंगे उसको, बिल्कुल वो नहीं करेंगे, तब तक तो वो केमिकल आ जाएंगे उसमें, फिर बैक्टीरिया नहीं हाँ ग्रो कर बिल्कुल। पाएंगे। ठीक बात है। अब कुछ कुछ देखो, एक सिंगल लेवल पे हर किसान की बारीकी पर जो बारीकियों को हम जानकारी लेके देखते हैं, एक छोटे छोटे किसान की हर समस्या को देखते हैं, तो काफी लंबी चीजों पर पहुंचा जाता है। हम्म जी डॉक्टर जी। साहब। चलिए ठीक है, बस यही रोजी था। हाँ ठीक है, 2-3 साल उसका प्रोडक्शन घटता है। जी, रोजी हाँ, रानी जी। एक्चुअल में नहीं कह सकते कि 2-3 साल तक घटता है, हमने काफी जगह देखा है, एक साल में भी रिजल्ट आ गए हैं बहुत सी जगह, और बहुत सी जगह 2 या 3 साल आ गए हैं। बाकी काफी जगह ऐसी देखी है ना, एक साल में रिजल्ट अच्छी तरीके से आ गए अरे यदि भाई, कोई बहुत। कंक्लूजन पे तो पहुंचेंगे जसवीर जी, कभी जी उसको साइंटिफिकली बोलेंगे तो कंक्लूजन पे पहुंचेंगे ना आप किसी पर। ये भी इसको हाँ हाँ। मानना पड़ेगा। पूरे किसान के लिए तो हम छोटे स्केल पे स्टार्ट करना चाहिए। हेलो जैसे आप हैं जी। पहले हेलो। घर के करने, वो अच्छी बात है, क्योंकि हमने तो हेल्थ का ध्यान पहले रखना है। पर ये तो सही बात है कि पहले थोड़ा सा प्रोडक्शन कम होगा, और किसान को इस तरफ लाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मेहनत ज्यादा है। यूरिया में तो सीधा छिड़क दिया, डीएपी तो ये सिस्टम अच्छा है, लेकिन इसको वापस धीरे धीरे लाना पड़ेगा। ये भी शायद डॉक्टर ओमप्रकाश जी यही कह जी 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 यादव साहब, ब्रिगेडियर साहब, बहुत अच्छा है कि हम धीरे धीरे, हम किसान से यही कहते हैं कि पहले अपने खुद के खाने के लिए तो कर ले, बस बस बस। पहले खुद के लेवल पे कर दे, खुद को अच्छा स्वाद मिलना लग जाए, फिर उसके बाद में वो आगे की सोचे। पर किसान क्या है, जैसे किसी किसी किसान के पास में यदि 10 बीघा जमीन है, तो वो अच्छा, 1 बीघा में इसमें इंसेक्ट पेस्ट को कैसे मैनेज करते हैं जसवीर? देखो, नॉर्मली यदि हम गेहूं है, सरसों है, बाजरा, नॉर्मल जो फसलें ले रहे हैं, तो उनमें इतना इंसेक्ट पेस्ट की समस्या नहीं आती है। लेकिन जब हम वेजिटेबल्स लेते हैं, हम्म तो वेजिटेबल्स में काफी समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या है, जब जिस खेत को हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं अच्छी तरीके से अग्निहोत्र भस्म के द्वारा, हम्म तो उसमें हमको समस्याएं कम देखने को मिली है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि हम साइंटिफिक रूप से काफी बार हमने देखा है माइक्रोबायोलॉजी वालों को, तो ये बताते हैं कि साहब 1 ग्राम मिट्टी का नमूना लेते हैं तो 2 से 3 करोड़ जीवाणु होते हैं। अब उसमें यदि हम अच्छी जगह से नमूना लेंगे, अच्छी जो हमारी जो मिट्टी है उनका नमूना भी लेके चेक करवाए, तो उसमें भी बैक्टीरिया की संख्या इतनी है, पर वहाँ हम्म फायदेमंद बैक्टीरिया है। पर जो जमीन केमिकल में चल रही है, उनमें बैक्टीरिया तो उनमें भी इतने ही है, तो उनमें वो उन हम्म, बैक्टीरियाओं की संख्या ज्यादा बढ़ चुकी है, जो हार्मफुल है। हानिकारक है।
अब ऐसी के खेतों में फंगस की थोड़ी सी समस्याओं को हमने बहुत कंट्रोल करने में समस्या आई है। बाकी इंसेक्ट की समस्या तो हमारी क्योंकि हम जब वन चिकित्सा करते हैं तो इससे हमारा काफी डिस्टर्बेंस हो जाता है उनका, और उससे सही हो जाती है। लेकिन फंगस में हम थोड़े से काफी पीछे हैं। उसमें भी हमने कुछ चीजों को जोड़ करके देखा है। बाकी फंगस वालों में थोड़ी सी हमारे को वेजिटेबल से ज्यादा समस्या आई है। ट्राइकोडर्मा काम नहीं कर रहा? जितने भी फफूंद जनित जो बीमारियां आती है ना, हाँ, हाँ उनमें जैसे हम लगातार यदि गौमूत्र का उसका स्प्रे चल रहा है तो उसमें कम समस्या रही है। बाकी जैसे हमने सोंठ का भी प्रयोग किया था तो उसके बेस्ट रिजल्ट मिले थे हमारे लिए। सोंठ को अच्छा। नहीं, गाय के फंगल पर देसी, ट्राइकोडर्मा भी तो काम कर रहा होगा। हाँ ट्राइकोडर्मा तो देखो जब काम ट्राइकोडर्मा ये तो काम करते ही है। ट्राइकोडर्मा पर लंबे जब फंगस खेत में आ जाती है तो उससे पहले यदि हमने जो चीज डाल रखी है उसमें तो वर्क कर रहा है ट्राइकोडर्मा। लेकिन खेत में जब फंगस आ गई है उसके बाद में कंट्रोल की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि जैविक में जब हम नेचुरल में बात करते हैं तो कंट्रोल से ज्यादा ये है कि हम उस बीमारी को आने नहीं दें। यदि हमने अच्छी तरीका से बीजोपचार किया है और सॉइल ट्रीटमेंट किया है जैविक अच्छा, में भी। विल्ट वगैरह कंट्रोल नहीं हो पाती होगी, फ्यूजेरम विल्ट वगैरह इस तरह की आएगी हाँ तो नहीं हाँ, कंट्रोल? बिल्ट वगैरह जब यदि आ गई बाद में, आने के बाद में, यदि आने से पहले तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कर लेंगे। राइट, राइट। जी चलिए, गुड। यू हैव अ गुड नॉलेज। जी जी धन्यवाद उमेंद्र जी। थैंक यू, रोजी थैंक यू। जी सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। योगेंद्र सर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे। अगर आप लोगों का परमिशन हो तो मैं थोड़ा सा इनपुट जो मुझे जानकारी है मैं रखना चाह रही थी, बस इतनी बात थी। बिल्कुल। नहीं तो सर का कहना था कि कोई रिसर्च हुआ है या फिर कृषि विभाग को ये बताया गया है या नहीं। तो कृषि विभाग के द्वारा ही मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ऑल ओवर इंडिया जो है वो परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY के नाम से योजनाएं चलाई जा रही हैं। और ये कृषि विभाग द्वारा ही चलाया जा रहा है। और पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहां पे लगातार इस पे रिसर्च हो रही है। गुजरात में अभी नेचुरल फार्मिंग यूनिवर्सिटी भी खुल चुका है। भारत सरकार का ही उपक्रम है NCONF, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, जी जहाँ पे गाजियाबाद। लगातार वो रिसर्च का जो डेटा है वो आता रहता है। और पूरे भारतवर्ष में कितने हेक्टेयर में वो खेती हो रही है इसका डेटा तो एट प्रेजेंट मेरे पास नहीं है, मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं यूपी का बता सकती हूँ कि यूपी में मतलब 1,20,000 से 1,50,000 हेक्टेयर पे फर्स्ट फेज में ये योजना चलाई गई और फार्मर्स के बीच में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। जो अभी बातचीत चल रही थी ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग, गाय गोबर और गौमूत्र से जो खेती होनी है, वही ये परंपरागत कृषि विकास योजना है। इतनी ही मुझे बात कहनी थी। जी मैं कह रहा हूँ यदि भारत सरकार के या किसी भी सरकार के आंकड़ों में और एक्चुअल जो हो रहा है उसका हमें काफी डिफरेंस रहता है। आंकड़े अलग बताते हैं और एक्चुअल रेट अलग होती है। बिल्कुल आंकड़े अलग होते हैं और एक्चुअल मैं एकदम 100 नहीं 1000% आपसे सहमत हूँ। लेकिन सर का क्वेश्चन था कि कृषि विभाग को पता है या नहीं, कृषि विभाग को ये मतलब कभी बताया गया है या नहीं, या फिर कोई रिसर्च है या नहीं, इस पे मैंने ये बात रखी है। वो तो सबको पता और है अब तो। आंकड़े अलग होंगे ही, क्योंकि जब कोई भी मतलब चेंजमेंट की बात होती है वो भी कम्युनिटी लेवल पे, तो रिजल्ट जो है ना वो 2% होता है। अगर और जिसका लाइवलीहुड है, फार्मर्स के लिए ये फार्मिंग जो है लाइवलीहुड है। अभी आप जिस भी व्यवसाय से जुड़े हों, हम जिस भी व्यवसाय से जुड़े हों, हमको आके कोई कितना भी बड़ा पिक्चर दिखा दे तो हम अपने व्यवसाय को छोड़ के एकदम से दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करेंगे। तो चेंजमेंट डेफिनेटली डेटा अलग है, लेकिन मैं विभागीय बात कर रही हूँ कि जो सरकार के पास जिस तरीके के डेटाज हैं और सरकार जिस तरीके से काम इसको जो है एक्सेप्टेंस दी है, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के द्वारा जो काम हो रहा है, मैंने वो डेटा आपके सामने रखी है बस। मैं इसमें भारत ऐड ऑन सरकार ने करूंगा, मैं नहीं, एक कराता मिनट रहा हूँ। जी, भारत सरकार ने तो नेचुरल फार्मिंग पे स्पेशल बजट ही दिया है। नेचुरल फार्मिंग पे तो बहुत बड़ा काम चल रहा है इस पर। हाँ जी, हाँ मैं जी। तो योगेंद्र मैं सर का वो क्वेश्चन था, वही जस्ट मैं मैंने रखना चाह रही मैं उसको मैं को फील्ड पिक्चर मैं देता हूँ। ये 90,000 रुपए हम 1 हेक्टेयर पर दे रहे हैं।
3 साल में 30,000 रुपए पर ईयर उसको सब्सिडी दी है फार्मर को, इंडिविजुअल फार्मर को नहीं दी सर, है। 90,000 प्रति हेक्टेयर नहीं है सर, 31,000 प्रति हेक्टेयर है 3 साल में। नहीं 31 3 बार है शायद। नहीं नहीं नहीं, अच्छा 31,000 3 साल में 10 10 प्रति 10 हेक्टेयर 10 है। 10 10,000। हाँ 9,000 और उसके बाद एक बार 11,000, 9 और 11 हो गया ना 20, और एक बार 10,000। जी, ये PKY योजना के तहत है। हाँ जी हाँ लेकिन जी इसको अगर आपको एक्चुअल में करना है, अभिषेक मैं आपसे एड्रेस कर रहा हूँ, जी। जी प्रोडक्शन तो हो सकता है, इसका प्रैक्टिकल सीन ये है कि फार्मर 30,000 रुपए भी ले रहा है और फर्टिलाइजर भी डाल ले रहा है। जी राइट अब हम डेफिनेटली, उसका मैंने तो टेस्ट वही कराने बात भेज अभी बोली, वही बात अभी बोली आपको। इसके देखिए, इसके आप अगर माइन्यूट लेवल पे जाएंगे ना, तो मल्टी उसमें 1 घंटे निकल जाएंगे। मल्टीपल चैलेंजेस हैं डिपार्टमेंट की तरफ से भी, फार्मर्स की तरफ से भी। हमारा जो फार्मर्स का माइंडसेट है, इसमें मतलब इतनी पॉइंट्स हैं जिसको आप कनेक्ट करते करते परेशान हो जाएंगे। देखिए, किसी भी चीज का जो प्रोडक्शन है वो डिमांड पे डिपेंड करता है। तो पब्लिक के बीच में ऑर्गेनिक का अवेयरनेस नहीं है, वो उसका डिमांड नहीं करते हैं, उसको वैल्यू नहीं देते हैं, फार्मर्स कैसे चेंज हो जाएगा। और जहां तक पैसे की बात है या सब्सिडी की बात है, वो आप सब लोग यहाँ पे बुद्धिजीवी बैठे हैं, मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जो भी सब्सिडी आती है भले वो अकाउंट में आता है, लेकिन किस तरीके से कोई भी विभाग उसको मैनिपुलेट करता है, कितना फार्मर्स के पास पहुंचता है, फार्मर्स क्या कर रहे हैं, ये तो दूसरा ही पिक्चर है। फिर तो इस पे लंबी डिस्कशन चलेगी। हाँ नहीं वो कोई, इसमें जो हर्डल है ना वो उसके टेस्ट की है, फार्मर भी कर तैयार हो जाएगा, ग्रो भी कर लेगा, अगर नहीं, कंज्यूमर टेस्ट को की भी हर्डल नहीं है। देखिए, टेस्ट की भी हर्डल नहीं है। टेस्ट नहीं अभी कह रहा जैसे मैं, शायद लैब। आपका ही टेस्ट का मतलब है लेबोरेटरी टेस्ट ना। हम्म। हाँ, तो लेबोरेटरी टेस्ट का भी हर्डल नहीं है। शायद आप ही अभी क्वेश्चन कर रहे थे, जो वॉइस टोन से मैं पहचान पा रही हूँ। जैसे आपने बोला ना कि नाइट्रोजन कितना इतना चाहिए, तो आप उसमें कैसे मेजरमेंट करते हो। जो प्राकृतिक खेती है या नेचुरल फार्मिंग है, उसमें बैक्टीरियल एक्टिविटी का मेन रोल होता है। जैसे सिंपली आप एक अगर एग्जांपल देखेंगे, तो जैसे हम अपना खाना अ, धान गेहूं डायरेक्टली नहीं खा सकते, उसको किचन में पहले कुक करते हैं। वैसे ही प्लांट जो है वो न्यूट्रिशन तभी लेता है जब उसको बैक्टीरिया ना सॉल्युबल फॉर्म में चेंज करती है। जैसे नाइट्रोजन को जब वो नाइट्रेट में चेंज करेगी, तब प्लांट्स जो है उसको एब्जॉर्ब कर पाती है। तो खेत में या मिट्टी में कितना नाइट्रोजन है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए बैक्टीरिया अवेलेबल है या नहीं है। अगर उसको वो एब्जॉर्प्शन फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में चेंज कर देती है, तो वो प्लांट उसको ले पाता है। इसीलिए प्राकृतिक खेती में, नेचुरल फार्मिंग में बहुत ज्यादा मेजरमेंट की जरूरत नहीं होती है, बैक्टीरियल एक्टिविटी मेन रोल है। जैसे जंगल का आप एग्जाम्पल सभी लोग देते हैं, जंगल का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वहां कोई नापातौली नहीं होता है। और टेस्ट का इसीलिए मैं उसमें जो योजना है उसमें टेस्ट का भी प्रोविजन है। लेकिन टेस्ट का इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि टेस्ट मतलब आप किसी चीज का टेस्ट करवा रहे हैं, इससे पहले खेत बता देता है और प्रोडक्शन बता देता है आपका। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपकी बात सही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं काउंटर भी नहीं कर रहा हूँ, मैं उसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ। आप मेरा उसका व्यक्तिगत अनुभव जानिए कि किसान ने पैदा कर लिया और उसकी प्रोडक्शन थोड़ी सी कम हो गई, जी और इस माल को हम दिल्ली लेकर के गए कि ये जी अब हमारा ऑर्गेनिक जो है बिक जाए, और जी वो दुकान पर उसने ऑर्गेनिक का प्लेट लगा करके दुकानदार ने भी रख दिया। जी अब लेने वाला भी लेना चाहता है, वो भी चाहता है कि जी अगर ये वाकई ऑर्गेनिक है तो मैं इसको ले लूं, जी लेकिन वो उसकी रिलायबिलिटी नहीं है। और जो लेबोरेटरी सिस्टम है, जो वो नीचे परंपरागत खेती में जो पूरी व्यवस्था है, एक संस्था कराने वाली है इस जिले में, दूसरे में वो टेस्ट करने वाली है, वो जी। बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है। वो तो फिर जैसी है वैसी है, उसको चर्चा करने की अब बात सर, नहीं है। आप तो सर्टिफिकेट की ही बात मैं ही करते हैं। एज ए कस्टमर मैं उसको लेना चाहता हूँ, खरीदना चाहता हूँ, तो उसके डबल प्राइस देने की हिम्मत नहीं होती है। कोई जी ऐसा जी रेडी रेडी रेकनर टाइप का कोई ऐसा टेस्ट बन जाए, एक टेस्ट किट बन जाए। ये मैं अभिषेक को एड्रेस कर रहा हूँ, मैं पार्टनर तुम्हें कह रहा हाँ हूँ, तुम इंजीनियर जी माइंड हो, अगर आप एक छोटी सी ऐसी चीज बना दोगे ना
आप यूरिया का ही देख लीजिए कि अगर हम मान लीजिए टमाटर है, उसका हम थोड़ा सा पल्प बना के उसमें कोई थर्मामीटर जैसी चीज डाल के ये देख पाए, लिटमस पेपर जैसी चीज डाल के कुछ देख पाए कि इसमें यूरिया यूज हुआ था या नहीं हुआ था, तो आप समझ लीजिए कि वो चीज डबल प्राइस में पूरे दिल्ली नोएडा कहीं भी बिक जाएगी, बिल्कुल बिक जाएगी। आई एम श्योर, मैंने उस मार्केट को भी खूब देखा है, लोगों को भी देखता जानता हूं, जो वो डबल नहीं ज्यादा पैसे देने को तैयार है, लेकिन वो विश्वसनीय नहीं है। और वो इसीलिए नहीं है, एक किसान ने अपने खेत में बिल्कुल ऑर्गेनिक किया है, बगल वाले ने पैसे बराबर ले लिए, 30,000 रुपए भी ले लिए और थोड़ा थोड़ा यूरिया भी डालता रहा, तो उसकी पैदा भी उतनी बनी रही, इसकी पैदा कम हुई और प्राइस में वही रहा। लास्ट में वो मंडी में ही लेके गया, लोकल मंडी में लेके जाता है, वहां वो सब धान 27 पसेरी वाली बात होती है। मैं ये कहना चाह जी रहा जी हूँ। जी हाँ, वरना बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, किसान अब के लेवल पे इतने चैलेंजेस है ना सर कि ये बात, डिस्कशन हाँ, भी करना जो है वो मुश्किल है, क्योंकि हम एज अ इंजीनियर, एज अ डॉक्टर, एज अ एक्सपर्ट जो बातें करते हैं उससे 100 नहीं 1000 टाइम्स ज्यादा किसानों के पास कष्ट चैलेंजेस है। होते हैं, हाँ, हम उसका उसको कष्ट है, एड्रेस उसके ही नहीं चैलेंज। कर सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो उसमें उसका मेन प्रॉब्लम जो है ना, वो भी अगर कह सके कि भाई मैंने ही ऑर्गेनिक किया है, आप देख लीजिए, तो बायर और सेलर के बीच में ये विश्वास डेवलप हो जाए, वो मियरली अभी एक सर्टिफिकेट है लैब का जारी किया हुआ, तो वो लैब वैसे ही कर देती है, मुझे मालूम है वो कैसे करती है। वो अब खेत, सर उस खेत NABL तक गया है एक्रेडिटेड है, जो लैब वो। कर रही है टेस्ट वो NABL एक्रेडिटेड है। तो हाँ हाँ अब हाँ, ये सर देखना पड़ेगा ना कि हमारी व्यवस्था कैसी है, कि भाई अब जो वो टॉप लैब, मोस्ट। आप मेरी बात समझिए, वो लैब वाला फील्ड तक नहीं गया, ना उसने सॉइल को देखा, ना उसके प्रोडक्ट को देखा, और उसने सर्टिफिकेट दे दिए कि हाँ जी ठीक है, ऑर्गेनिक है, दैट्स ऑल। तो जी वो तो कोई बात नहीं रह जाएगी उसकी, इसलिए फिर हेलो, वो आगे नहीं बढ़ रही है। हेलो, हेलो, जी 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 प्रवीण जी। हेलो। जी मैं जी बात कर रहा आवाज। किसानी बात कर रहा थोड़ा, मैं जी अभी सुन रहा, पूरी बात सुन रहा। अभी ब्रिगेडियर साहब बात करे, ये मैडम बात करे, सर बात करे, इस सब के ऊपर एक ही एक्शन है। सब लोग जो लेने वाला कस्टमर है और जो बेचने वाला किसान है, ऐसा कोई आज तक मॉडल निकला नहीं है, कोई ऐसा इसमें टेस्ट निकला नहीं है। ऑर्गेनिक और पेस्टिसाइड वापरा हुआ कोई भी वेजिटेबल निकाला, कोई भी धान निकाला, उसका टेस्ट में क्या बदल आता है, क्या बदलाव अपने को खाने में मिलता है, ये सब चीज अपने को लेना है तो सब विश्वास पे लेना है। अपना किसान के ऊपर कितना भरोसा है और किसान अपने कस्टमर को कितने भरोसे से सही बता के वो ऑर्गेनिक है ये बता के अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। देखो, पूरे दुनिया में खेती बहुत है, हर गांव में खेती, हजारों एक लाखों हेक्टेयर में जमीन है। गांव में सब किसानों तो एक साथ जैविक खेती नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक खेती नहीं करेंगे। अभी गांव में दो किसानों ने कहा मेरे को ऑर्गेनिक खेती करना है, वो 24 घंटा 24 मिनट वो खेती में रह नहीं सकता, काम नहीं कर सकता। उसने अपने खेती में 1 साल 2 साल तीसरे साल उसने पूरा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक सब उसके तरफ से कर रहा, वैसे प्रोडक्ट खेत में वैसा बीज सब करा। लेकिन इतने लोकल भाग में इतने लोगों में बहुत झूठी जानकारी पता हो गई है, किसका अच्छा हो सके तो अच्छा होने वाला दूसरा किसान नहीं उसके साथ में, उसके खेत में से इधर से पानी निकाल देगा, उधर से पानी छोड़ देगा, उसका पूरा किया हुआ 2 साल का मेहनत या 3 साल का मेहनत पूरे आधे घंटे में खत्म हो जाता है। ये सब जो अभी बात चल रही थी किसानी के ऊपर, क्या टेस्टिंग के ऊपर, अभी लेबोरेटरी भी ऐसी बन गई है, क्या कैसा टेस्टिंग है, कैसा मिल जाएगा। बस ये सब बातों के ऊपर मेरे को तो एक ही समझ में आ रहा है, किसानों के ऊपर कितना भरोसा है और किसान कितना भरोसे से अपने कस्टमर को सही बता के, ऑर्गेनिक बता के, वो पैसे के ऊपर काम कर रहे का भरोसे के ऊपर काम करे, ये दोनों गोष्ठ जो जानकारी उसके ऊपर ही काम करना चाहिए, ये मेरे को लगता है। ओके। जी बिल्कुल सही बात है। इसी मॉडल पे कुछ लोगों ने सफलता भी पाई है, और ये एक तरीका है जिससे कि विश्वास जो है वो स्थापित किया जा सकता है। तो काफी महत्वपूर्ण बातें हैं। अभी अब अभी हमारे कुछ अभिषेक जी, साथी। जी अभिषेक जी, एक दिन पहले भी मैंने चर्चा की थी, अपने ही कुछ साथियों के अनुरोध पे बेटे ने एक ऐप बनाई है। अगर कोई भी साथी जो हम्म, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम्म, ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर और ऑर्गेनिक के परचेज करने वाले दोनों ही इस प्लेटफॉर्म पे आके एक दूसरे से अपने को समझ सकते हैं और हाँ, ये अच्छा मार्केट। आइडिया है, ये जी बहुत जी अच्छा आइडिया तो कोई साथी अगर इसमें इंटरेस्टेड हो तो फिर मैं बेटे से उनका ये संपर्क सारे करूंगा। यहाँ है। पे ऑर्गेनिक जुड़े हैं। इसमें उमेंद्र
वाले हैं, प्रतीक पाटिल जी का तो पूरा काफी सारे प्रोडक्ट उन्होंने शेयर किए थे। जी 4000 फार्मर के साथ 4 ब्लॉक में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही हैं, और सुमेर जी कर रहे हैं। फिर उसके बाद और भी हमारे साथी यहाँ पे देवदत्त जी भी बरेली में कुछ इस तरह के काम करने के प्रयास में लगे हुए हैं। जसवीर जी तो कहीं हैं। फिर और भी कई साथी हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। महेंद्र जी ने बरेली की ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मार्केट का पूरा वो बना रखा है, उनका वो है। तो ये और आचार्य विजय गारेकर और श्री जी तो हैं ही। तो आप जो है उस किसी दिन आमंत्रित करते हैं और वो प्रेजेंट करें, और फिर हाँ इसके बाद नहीं, आप लोगों से कहीं मेरे को ये मिला था, मैंने यहाँ आने के बाद बेटे से चर्चा की, ये पिछले साल जी की बात है, तो उसने जी मेहनत करके ये बनाया और इसका इस्तेमाल हो जाए तो अच्छी बात है। यस, जी जी गुड आइडिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मदद करेगा। जी इसके लिए उनको आमंत्रित करते हैं। और सर बृहस्पतिवार यादव सर उनके कांटेक्ट नंबर भी डाल देंगे तो मैं बात करवा लूंगा। नहीं, मेरा है उसका तो इस ग्रुप में हूँ मैं। नहीं प्रॉपर तुमने जो बच्चे है, का हाँ, बच्चे मेरे का को नहीं नहीं, भेज दो, फिर मैं टाइम लेके उनसे बात करवा दूंगा आपकी। वो सारी चीज हो जाएगी, सारी चीज एक जी साथ ही हो जाएगी। योगेंद्र जी ऐसा करिए कि जो थर्सडे है हमारा, बृहस्पतिवार, उस दिन उनको बुला लीजिए, वो प्रेजेंट कर दें इसको नहीं, सभी बृहस्पतिवार साथी। तो नहीं कर पाएगा, वो सैटरडे संडे में कर सकता है। तो सैटरडे को कर दें, ठीक। हाँ, मैं बात कर लेता हूँ, उससे बता दूंगा आपको। सैटरडे को जो है हम उसको कर देते हैं, सभी लोग आ जाएंगे, जो भी प्रश्न उत्तर हैं वो सारे हो जाएंगे, गुड नंबर गुड। जी बट जाएगा और काम शुरू हो जाएगा। एक ही दिन में जी सब कुछ होता है ना? जी 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 उसमें भी आ जाएगा, जितने भी प्रश्न हैं वो एक साथ आ जाएंगे, और उसमें जो भी सुधार उधार करना होगा और सारा उसका सिस्टम तैयार करना होगा वो हो जाएगा। सारे प्रश्न एक जगह लेकर जी कर जी 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 जी। और नहीं, शनिवार अलग को। से भी कोई करना चाहे तो मेरा नंबर इसमें व्हाट्सएप में हाँ डाल हाँ, दीजिए आप। वो आपने डाल दिया है, वो अलग से बात कर लेंगे, लेकिन उसको जी शनिवार जी को एक साथ कर लेते हैं सभी के साथ, तो उससे क्या जी होगा जी कि वो अच्छा रहेगा, एक पारदर्शी तरीका है। जी 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 जी। एक ये हो गया। मैं आग्रह करूंगा सुमेर जी से कि कुछ बातें अगर बच रही हों तो उस पर आप प्रकाश डाल दें, क्योंकि हमारे एक कुछ साथियों की अलग मीटिंग चल रही है, अभी कुछ काम चल रहा है लखनऊ में। तो सुमेर जी, विषय बच हुकुम, गया ऐसा तो हो। कुछ नहीं है, क्योंकि लंबा चौड़ा क्षेत्र है ये, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। जी हुकुम। और सभी साथियों ने बहुत ध्यान से इसमें भाग लिया, बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाए गए। मैं आखिरी में जो हमारे सबसे वरिष्ठ साथी हैं उनसे कहूँगा कि इस पर धन्यवाद ज्ञापन, थैंक्स नोट पे आए और बात रखें। मैं अलका जी से, अलका नार्वेकर ईरानी जी से। अभिषेक जी, जी हेलो। हाँ हाँ जी, सचिन जी बोलिए। मैं कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। पहले कंक्लूजन करें, बाद में बताया क्या। ये कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है बीदर डिस्ट्रिक्ट में, एक नेताजी पार्लियामेंट बना ये हुआ है। कार्यक्रम जैसे ही हम खत्म करते हैं इसके बाद आप अनाउंस कर दीजिए, ठीक। चलो ठीक मैं ठीक। आग्रह करूंगा अलका जी से कि वो इसका सभी का करें और सभी को आशीर्वाद दें। अलका जी। जी अलका जी, आपको आवाज आ रही है? अलका जी तो शायद सुन नहीं पा रही हैं। श्री जी, श्री जी। जी धन्यवाद। जी सभी साथियों को नमस्कार। बहुत अच्छा, और आज के लिए आवश्यक विषय पे ये चर्चा हुई और सब लोग का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा। स्पेशली सुमित सिंह राजौत की, तजवीर जी, तहे दिल से धन्यवाद। आगे भी मिलके हम लोग सहकार और सहकारिता के थ्रू इस तरह से नेचुरल फार्मिंग को आगे बढ़ाएंगे। विचार चलता रहेगा। थैंक यू।
सुमेर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे जसवीर गुर्जर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत धैर्य से और बहुत विस्तार से सारे विषय पे बात रखी। मैं अब इस रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ, और इसके बाद ये जो सचिन जी हैं, सचिन जी के मीटिंग का आमंत्रण हम सब लोग लेंगे और उसमें विस्तार से जानेंगे क्या विषय है। तो